एपिसोड 71। बिना शान के पोडियम। आर्यन ने ग्रैंडस्टैंड से और स्क्रीन्स पर रेस देखी थी, लेकिन उसने कभी भी पैडिक से रेस का अनुभव नहीं किया था। यह एक बिल्कुल नया अनुभव था, एक दिल दहला देने वाला। शुरुआत और पहले कुछ लैप्स ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, ट्रैम्पोस बिल्कुल वहां नहीं था जहां उन्होंने योजना बनाई थी। जो P2 आर्यन ने हास के लिए सुरक्षित किया था, वो पूरी तरह से खो गया था। 21 वर्षीय P5 में जूझ रहा था, 15वें लैप के समाप्त होने पर मुश्किल से उस पर टिका हुआ था। आर्यन ने खुद को इनसेल के बारे में ज़्यादा न सोचने पर मजबूर किया, पूरी तरह से निराश होने के बावजूद। उसने खुद को इस तथ्य से सांत्वना देने की कोशिश की कि उसके दोस्त को वहां मुश्किल समय हो रहा होगा। फिर भी आर्यन के दिल में भारीपन स्पष्ट था जब सभी ने शॉन आरोनसन को देखा, जिससे वह आज सबसे ज्यादा डरता था। एक थकाऊ द्वंद्व के बाद इनसेल को पछाड़ दिया। आरोनसन ने वर्तमान में सबसे तेज लैप का रिकॉर्ड बनाया था। P7 से P1 तक उसका उदय इतिहास की किताबों के योग्य था। हैचक मोटरस्पोर्ट के प्रशंसक नारों से जंगली थे। आर्यन स्टीव कोल की आवाज को सर्किट के माध्यम से गूंजते हुए भी सुन सकता था, उस कलात्मकता और सटीकता की घोषणा करते हुए जिसके साथ ऑस्ट्रेलियाई ने बढ़त लेने के लिए एक स्ट्रीट बेन को क्रियान्वित किया। आर्यन निराश था, लेकिन इनसेल के लिए डरा हुआ भी था। वह अच्छी तरह से जानता था कि ओवरटेक होने के बाद संवेग खोना कितना आसान था। यह एक बांध टूटने जैसा था, अन्य प्रतिद्वंद्वियों के लिए जूम करने के लिए बाड़ के द्वार खोलना। प्रत्येक ड्राइवर अवसर के लिए भूखा था, और एक बार जब बढ़त फिसल गई तो इसे फिर से हासिल करने के लिए एक अथक लड़ाई बन गई। आर्यन ने अपना गुस्सा अपनी चबाने वाली गोली पर निकाला, देखते हुए कि इनसेल ने एक मोड़ लिया। उसका नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। कबीर उसके पीछे था, केवल सेकंड दूर, और निश्चित रूप से P2 को पुनः प्राप्त करने के लिए भूखा था। आर्यन ने अपनी बाईं ओर देखा, टेलीमेट्री रूम के दरवाजे की दरार से झांकते हुए। वहां वो मिस्टर मॉरिट्ज को रेडियो में आज्ञाकारी रूप से बोलते हुए देख सकता था। उनका भाव स्पष्ट रूप से वर्तमान परिणामों से असंतुष्ट था। 20वें लैप पर आर्यन ने ग्रैंडस्टैंड्स के माध्यम से घोषणा को गूंजते हुए सुना। जानकारी उस स्क्रीन पर पुष्टि की गई जिसे वह देख रहा था। उसके दांत बहुत जोर से अपनी गोली पर चबाने से दुख रहे थे। कभी कभी वह ट्रैक पर ऊपर देखता था जब भी इनसेल उनके गैराज के सबसे करीब की लेन से गुजरता था। अंततः इनसेल के दृष्टिकोणों में से एक उसे पिट स्टॉप के लिए पिट लेन में ले आया। 25वां लैप ने उसे अपनी कार को ताज़ा करने के लिए मजबूर किया। पैडक में सभी ट्रैम्पोस व्यक्ति, आर्यन सहित, अपने पैरों पर खड़े हो गए क्योंकि इनसेल पिट लेन की ओर बढ़ा। उसके टायर स्पष्ट रूप से घिसे हुए थे। एक बार जब उसने बॉक्स किया तो पिट क्रू ने अपना काम सुचारू रूप से और सहजता से किया, उसे रेस में फिर से शामिल होने के लिए एक त्वरित टर्नअराउंड प्रदान किया। पिट स्टॉप के दौरान इनसेल की कार के इतने करीब होने के कारण आर्यन खुद को सिस्टम को इसका विश्लेषण करने का आदेश देने से रोक नहीं सका। समय के साथ इनसेल के प्रदर्शन के रुझानों को समझने की उम्मीद कर रहा था। वाहन की विशिष्टताएं। ब्रांड डेलारा मॉडल F204 इंजन प्रकार मर्सिडीज AMG M239 हाइब्रिड पावर यूनिट। वजन 740 किलोग्राम। प्रदर्शन के आंकड़े। टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर। त्वरण 4.0 सेकंड। अधिकतम शक्ति 620 HP। एरोडायनेमिक एफिशिएंसी 1.5। ऑपरेशनल स्टेटस। ईंधन स्तर 80%। टायर कंडीशन। इस्तेमाल किए गए टेलीमेट्री स्टेटस सक्रिय। DRS उपलब्धता सक्रिय नहीं है। आर्यन तालियों में शामिल हो गया जब इनसेल ट्रैक पर वापस जूम कर गया, अभी भी P2 पर टिका हुआ था। आ भरते हुए टीम अपनी सीटों पर लौट आई, पानी की बोतलें उठाकर पीने के लिए उनमें वापस धंस गई। 30वें लैप तक हास छठे स्थान पर गिर गया था। मैक्स एडम्स और कबीर मल्होत्रा अपने द्वंद्व को इनसेल के खतरनाक रूप से करीब बंद कर रहे थे। इस बीच आरोनसन काफी आगे था, जिससे पकड़ने का कोई भी मौका लगभग असंभव लग रहा था। रेस देखना थकाऊ था, हर मोड़ एक निराशा बन रहा था और अंततः ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए हानिकारक था। 45वें लैप तक स्थिति निराशाजनक लग रही थी। पैडक असंतोष की आहों और फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। आर्यन ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया। उसकी निराशा उबल रही थी क्योंकि उसने प्रतिद्वंद्वी समर्थकों के नारों को जोर से सुना। उसने पिट वॉल पर नजर डाली, देखते हुए कि इनसेल आक्रामक दबाव को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। आरोनसन से गैप दुर्गम बना रहा, और जैसे ही अंतिम लैप शुरू हुआ, मैक्स एडम्स ने अपनी चाल चली। इनसेल से आगे P2 में फिसल गया। पैडक में हर कोई विरोध में अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन यह व्यर्थ था। चेकर वाला झंडा पहले से ही लहरा रहा था, अंत का संकेत दे रहा था। टीम पर एक भारी चुप्पी छा गई क्योंकि वे अपनी सीटों पर वापस धंस गए, कारों को कूलडाउन लेन पर रुकते हुए देख रहे थे। शॉन आरोनसन ने बाकू को गिनाया। हैचक ने आखिरकार इस सीजन की चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल कर लिया है।
एंसेल हान अपनी पोल पोजीशन का फायदा उठाने में विफल रहा और न केवल ऑस्ट्रेलियाई अनुभवी ने फायदा उठाया बल्कि मौजूदा चैंपियन मैक्स एडम्स ने भी, जिसने P2 के लिए बढ़त बना ली। वो ट्रैम्पोस रेसिंग के प्रशंसकों ने खोखली जय कार की पेशकश की। एंसेल के पोडियम फिनिश हासिल करने के बावजूद उनकी निराशा स्पष्ट थी। यह 1 घंटे और 15 मिनट का एक नीचे की ओर सर्पिल और प्रदर्शन में एक स्पष्ट गिरावट देखने का था। ग्रैंडस्टैंड्स को भरने वाली जयकारें आरोनसन के लिए आरक्षित थीं, जिसने गर्व और खुशी के साथ अपनी मुट्ठी पंप की, इसे भीड़ के लिए विजयी रूप से लहराते हुए। कुछ तालियां मैक्स एडम्स को निर्देशित की गईं, जिसने मोटे कार्लो में अपनी ठोकर के बाद शायद एक नई पोडियम लकीर शुरू की थी। पैडिक में मूड नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि टीम एक्शन में कूद गई। हलचल भरी भीड़ के बावजूद अंतरिक्ष में एक तनावपूर्ण चुप्पी व्याप्त हो गई। आर्यन ने एंसेल को अपनी डलारा से बाहर निकलते हुए देखा, अपना हेलमेट उतारते हुए। आर्यन ने तुरंत अपने टीममेट के भाव पर ध्यान केंद्रित किया। ये ठीक वैसा ही था जैसी उसने उम्मीद की थी और उसे खुशी थी कि संतुष्टि का कोई संकेत नहीं था। संतुष्ट होने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था। टीम ने अपने ड्राइवरों को पोल पोजीशन और P2 में शुरू करने के बाद महत्वपूर्ण पॉइंट्स बर्बाद कर दिए थे। आर्यन ने ट्रैम्पोस कर्मियों के झुंड के माध्यम से पैंतरेबाजी की, गैराज तक पहुंचने से पहले एंसेल को रोकने की उम्मीद कर रहा था। भीड़ के दूर के नारों ने तनावपूर्ण माहौल के लिए एक नाटकीय पृष्ठभूमि प्रदान की। वह लगभग मिया से टकरा गया, एक क्रू सदस्य जो रेस के बारे में उन्मत्त रूप से नोट्स लिख रहा था, जिसने उसे इतना धीमा कर दिया कि एंसेल पहले टेलीमेट्री रूम में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने पीछा किया, आर्यन ने टीम के सदस्यों को एंसेल को सहायक थपथपाहट देते हुए देखा। टेलीमेट्री रूम में प्रवेश करने पर, जहां मिस्टर ग्रांट, मिस्टर मॉरिज और कई इंजीनियर पहले से ही इकट्ठे थे, आर्यन को दबाव को मोटा महसूस कर सकता था। वह एंसेल के पीछे खड़ा हो गया, जो डीब्रीफ के लिए खुद को तैयार कर रहा था, चाहे वह कठोर हो या सहायक, यह अभी देखा जाना बाकी था। आर्यन की उबलती निराशा ठंडी होने लगी जब उसने एंसेल के भाव को देखा। वह कमरे में किसी और से ज्यादा नाखुश लग रहा था, यहाँ तक कि हास से भी ज्यादा, जो कुछ क्षण पहले ठोकर खाकर अंदर आया था, 7वें स्थान पर रहने के बाद स्पष्ट रूप से थक गया था। एंसेल किसी भी व्यक्ति पर झपटने के कगार पर लग रहा था जो उसे उन 50 थकाऊ लैप्स की याद दिलाने की हिम्मत करेगा जो उसने सहे थे। आर्यन ने फैसला किया कि वह नहीं होगा। इसके बजाय वह एक कुर्सी में धंस गया, चुपचाप होने वाली चर्चाओं को देख रहा था। इस इवेंट के दौरान ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए स्पष्ट मुद्दा रेस के अधिकांश समय के लिए उनके 2 ड्राइवरों के बीच की दूरी थी। जबकि टीममेट अक्सर एक साथ रेस नहीं करते हैं, एक साथ करीब चलने का रणनीतिक लाभ, उनकी उपस्थिति को दृष्टिगत रूप से सुदृढ़ करना, कभी कभी फायदेमंद साबित हो सकता है, भले ही मामूली रूप से। आज, हालांकि, आर्यन के लिए यह स्पष्ट था कि एरिक हास एंसेल के लिए एक मजबूत पर्याप्त टीममेट नहीं था, कम से कम उसकी राय में। इसके अलावा, पूरी तरह से समीक्षा के बाद, मिस्टर मॉरिज ने अपनी चिंता व्यक्त की, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि एंसेल खुद रेस के दौरान अपने सर्वश्रेष्ठ पर नहीं था। टेलीमेट्री डेटा ने रेस के दौरान उसकी अनिश्चितता और आत्मविश्वास की कमी के बताने वाले संकेत प्रकट किए, जो उसके अनिश्चित थ्रॉटल अनुप्रयोगों को दर्शाते थे जिन्होंने उसे ट्रैक पर कीमती समय खर्च किया। एंसेल की निराशा स्पष्ट थी क्योंकि उसने फीडबैक को आत्मसात किया, उसकी ठंडी नज़र अनिच्छुक स्वीकृति में स्क्रीन पर टिकी हुई थी। मिस्टर मॉरिज ने चर्चा को कार के सस्पेंशन सेटिंग्स पर स्थानांतरित कर दिया, ये बताते हुए कि कॉनिंग में एंसेल के संघर्ष डेटा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। इसके विपरीत, हास के प्रदर्शन को किसी विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं थी, ये शुरू से ही घटिया था, स्पष्ट रूप से खराब परिणामों से परे समीक्षा करने के लिए बहुत कम था। एंसेल खुद का बचाव करने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन प्रेस के लिए कॉल ने ब्रीफिंग को छोटा कर दिया। मिस्टर ग्रांट और हास के साथ वो सुरंग के लिए निकल गया। बाद में, पोडियम सेट किया गया और पारंपरिक उत्सव शुरू होना था। हालांकि एंसेल और ट्रैम्पोस उस स्थिति में नहीं थे जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, फिर भी यह बाध्य था कि वह पोडियम पर चढ़े। और एंसेल ने ठीक वैसा ही किया। हैचेक मोटरस्पोर्ट के प्रशंसक आरोनसन के लिए जंगली रूप से जयकार कर रहे थे जिसने गर्व और खुशी के साथ अपनी मुट्ठी पंप की। आर्यन ने देखा कि अज़रबैजान ने दिन की रेस को एक औपचारिक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में लिया। वे कहते हैं कि इसका ग्रॉन्ड प्री हमेशा एक तमाशा होता था, प्रशंसक सड़कों पर फैल जाते थे, आतिशबाजी क्षितिज को रोशन करती थी, और उत्सव शाम तक देर तक चलते थे, जिसमें से अधिकांश में एंसेल भाग लेने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह मंच से कूद गया और टीम में लौट आया क्योंकि वे जल्दी ही सर्किट छोड़ने के लिए तैयार हो गए, जिससे आरोनसन और हैचेक मोटरस्पोर्ट को उनकी अच्छी तरह से योग्य महिमा में आनंद लेने की अनुमति मिली। गैराज के अंदर, मूड बाहर के उत्सव के माहौल से स्पष्ट रूप से अलग था। इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों ने विधिपूर्वक काम किया, उपकरण पैक करना और अस्थायी सेटअप को तोड़ना।
गैराज, जो कुछ घंटे पहले गतिविधि से गुलजार था, अब धातु के खनकने और तिरपाल के लुढ़कने की सरसराहट की आवाज़ से भरा था। आर्यन ने प्रयास में शामिल होने और एंसेल को ताज़ा होने के लिए कुछ समय देने का फैसला किया। उसका अपना दिमाग अभी भी रेस के मुख्य आकर्षण को फिर से चला रहा था, विशेष रूप से वह दूरी जो एंसेल और हास को परेशान करती थी। ट्रैम्पोस रेसिंग ने अपने ट्रकों को लोड करने से पहले अपनी कारों और उपकरणों को अलग कर दिया। बाकू नेशनल सर्किट के जीवंत माहौल को पीछे छोड़ते हुए वे 1 घंटे बाद अपने निर्दिष्ट आवास के लिए निकल गए। आर्यन इसके बाद केवल टीम स्टैंडिंग पर नजर डाल सकता था। अंतरिम टीम्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स देखें। पोजीशन, टीम, पॉइंट्स। 1. ट्रैम्पोस रेसिंग 128 2, बुसेनो वेलोसिटा जूनियर 96। 3. हेचक मोटरस्पोर्ट 63 4, स्क्वाड्रा कोर्से जूनियर 59। 5. रेतना रेसिंग 12। आर्यन देख सकता था कि ट्रैम्पोस और बुसेनो के बीच का अंतर अभी भी स्वीकार्य था, कम से कम, और हैचक के पास अभी भी उनके लिए एक उचित खतरा साबित करने के लिए एक लंबा रास्ता था। लेकिन फिर भी, अगर दिन की रेस ट्रैम्पोस के पक्ष में गई होती, तो अंतर बहुत बड़ा होता, जिससे उन्हें एक और अधिक आरामदायक दिमाग और लंबी दौड़ में गलतियों को माफ करने के लिए अधिक लचीलापन मिलता। आर्यन का अज़रबैजान में लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं था, बहुत कम घूमने का। देश की एक स्ट्राइकिंगली अलग भाषा थी जिसे वह निश्चित था कि वह जीवन भर कभी नहीं समझ पाएगा। अपरिचित ध्वनियां और पात्र संचार के उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए लग रहे थे, साथ ही दूसरे दिन के परिणामों का भी, जबकि देश की राजधानी मोटरस्पोर्ट से गुलजार रही। आर्यन ने अगले दिन फॉर्मूला 1 देखने के लिए समय निकाला और उसे खुशी हुई कि उसने ऐसा किया। वह अपने हाथ में चिप्स का एक बैग लेकर एक दर्शक के रूप में देखने में सक्षम था। नेवादा हांसामा को पहले स्थान पर, स्क्वाड्रा कोर्से को दूसरे और बुसेनो वेलोसिटा को तीसरे स्थान पर दावा करते हुए देख रहा था। यह उसकी राय में एक अद्भुत रेस थी और बाकू में उसने जिन कुछ चीज़ों का आनंद लिया, उनमें से एक थी, साथ में विशाल परिदृश्य और ऐतिहासिक स्थल। इसके अलावा, आर्यन बर्लिन लौटने के लिए तरस गया। उनके हेडक्वार्टर्स के ट्रैक की हवा और परिचितता निश्चित रूप से टीम को आगे की संभावनाओं के लिए फोकस में वापस लाएगी। उड़ान जब वे आए थे उससे छोटी लग रही थी, और आर्यन एक बार फिर एंसेल के साथ बातचीत करने में सक्षम था, जानबूझकर रेस को उनसे बाहर रखते हुए। बहरीन ग्रांड प्री। स्थान, सखिर, बहरीन तिथि 21 अप्रैल। ट्रैक, बहरीन इंटरनेशनल सर्किट। हम एक और अलोकप्रिय देश? आर्यन ने खुद से सोचा। उसने सोचा कि बहरीन के बाद ट्रैम्पोस के कितने पॉइंट्स होंगे, वो एक बार फिर पैडक में होगा। एपिसोड 72, वसंत की हवा। मिडवीक शेड्यूल, 15 अप्रैल। ट्रैम्पोस रेसिंग हेडक्वार्टर्स, जर्मनी। टीम अभी भी बहरीन में शीर्ष पर रह सकती है। 30 पॉइंट्स हमारे प्रतिद्वंद्वियों को एक रेस के लिए दूर रखने के लिए काफ़ी हैं, मिस्टर शर्मा ने मिस्टर ग्रांट से कहा। लेकिन उसके बाद, तुम्हें बाकी सीजन के लिए वर्मा को व्हील के पीछे रखना होगा। मिस्टर ग्रांट ने जवाब में सिर हिलाया, उनकी आंखें मैनेजमेंट बिल्डिंग की कांच की दीवारों से होकर गुजर रही थीं। उनके सुविधाजनक स्थान से हेडक्वार्टर्स का ट्रैक दिखाई दे रहा था, जहां ट्रैम्पोस ड्राइवर एक सख्त ट्रेनिंग सेशन में बंद थे। मिस्टर मॉरिज नीचे अभ्यास की देखरेख कर रहे थे, जबकि मिस्टर ग्रांट प्रेसिडेंट के साथ इस आधिकारिक बातचीत में लगे हुए थे। मैं अभी भी यह समझने में बहुत दिलचस्पी रखता हूं कि हान क्यों कम पड़ गया, मिस्टर शर्मा ने जारी रखा, उनके हाथ आराम से उनकी जेब में थे। उनके गोल कद के एक आदमी के लिए, उनकी ऊंचाई ने उन्हें एक प्रभावशाली उपस्थिति दी, मिस्टर ग्रांट से भी लंबा। उनकी बेल्ट, अपने पेट को रोकने के प्रयास में तनी हुई, उस अनुशासन का प्रतीक लग रही थी जिसकी वह अपनी टीम से उम्मीद करते थे। जब हम पहले से ही उस स्तर के सबसे करीब हैं, तो हम एक टॉप टियर ड्राइवर बनाने की योजना नहीं बना सकते हैं जब वह गिरावट के संकेत दिखा रहा हो। मिस्टर ग्रांट ने अपने होंठ काटे। बाकू में एंसेल के खराब प्रदर्शन से इनकार नहीं किया जा सकता था। एकमात्र आवधिक झटका हो या न हो, यह एक ऐसी टीम में पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं था जहां उसे महत्वपूर्ण ड्राइवर माना जाता था। हम अभी भी बहुत विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह उस पर एक गैर भौतिक प्रभाव होना चाहिए। शायद एक फीचर्ड रेस जैसे प्रतिस्पर्धी माहौल में हास के साथ जोड़ी बनाना कुछ नया था, मिस्टर ग्रांट ने अनजाने में एंसेल का बचाव करते हुए जवाब दिया। उसे इसके अनुकूल होना होगा। बहरीन ग्रांड प्री बस एक हफ्ते दूर है और ट्रैम्पोस अभी भी हास को एक और फीचर्ड रेस का ऋणी है, उन्होंने अपने रुख को बेअसर करने के लिए जोड़ा। मिस्टर शर्मा हंसे, अपनी जेब से एक हाथ निकालकर अपने पेट को रगड़ने लगे। उनकी सेक्रेटरी कमरे में दाखिल हुई, उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट सौंपते हुए। उन्होंने अपनी कलम के एक त्वरित प्रस्फुटन के साथ इसे स्वीकार किया, फिर अपना ध्यान वापस ट्रैक पर कर लिया। 3 सिंगल सीटर गुजरे, उनके इंजन गरज रहे थे। मैं देख सकता हूं कि उसकी वर्मा के साथ बेहतर केमिस्ट्री है, मिस्टर शर्मा ने टिप्पणी की। हम सीजन के दूसरे भाग में उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्य सत्र तक, मैं आपको अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने को अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। संसाधन,
हाँ मिस्टर ग्रांट, मिस्टर शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ पुष्टि की। बेहतर स्टाफ, लड़कों के लिए बेहतर उपकरण। आप, मिस्टर ग्रांट, को इन नए परिवर्धनों का चयन करने का विशेषाधिकार होगा, हमारे बजट की सीमाओं के भीतर, निश्चित रूप से। यह अद्भुत है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, मिस्टर ग्रांट ने जवाब दिया। ये टीम के लिए है, मिस्टर ग्रांट, मिस्टर शर्मा ने कहा। आर्यन के पर्सनल ट्रेनर ने कुछ दिन पहले जो उल्लेख किया था, उसे याद करते हुए, मिस्टर ग्रांट अचानक चिंतित हो गए। आर्यन को एक विश्व स्तरीय रेसिंग बल में तैयार करने की संभावना, केवल एक फॉर्मूला एक टीम द्वारा उसे चुराए जाने के लिए, उसे कुतर रही थी। चिंता को दूर करने में असमर्थ, उन्होंने इसे मिस्टर शर्मा से व्यक्त किया। मिस्टर शर्मा ने सोच समझकर सुना, सिर हिलाते हुए जैसे कि पहली बार संभावना पर विचार कर रहे हों। लेकिन जब मिस्टर ग्रांट ने समाप्त किया, तो उन्होंने एक कंधे उचकाने के साथ चिंता को खारिज कर दिया। हम उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर देंगे, उन्होंने बस कहा, लगभग एक बड़बड़ाहट। हमारे पास अभी भी उसके कॉन्ट्रैक्ट पर 2.5 साल हैं, मैं इसे बढ़ाने का भी इरादा रखता हूं। अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो क्या होगा? मिस्टर ग्रांट ने चुनौती दी। आप उसके उच्च लक्ष्य की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, है ना? हम सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर देंगे, मिस्टर शर्मा ने दोहराया, उनकी आवाज़ दृढ़ थी। और अगर इससे टीम में एक नाखुश ड्राइवर रह जाता है? मिस्टर शर्मा की नज़र कठोर हो गई क्योंकि ड्राइवर रुकने लगे, घड़ी दोपहर 2:30 बजे के करीब टिक टिक कर रही थी। अगर बात उस पर आती है, मिस्टर ग्रांट, तो यह अपरिहार्य है। प्रमुख टीमों को शीर्ष प्रतिभा भेजने का चक्र चलता रहेगा। उनकी आवाज़ में एक गंभीर अंतिमता थी जो उनकी वास्तविकता के वजन को प्रतिध्वनित करती थी। आर्यन ने कॉकपिट से बाहर निकलते ही अपना हेलमेट हटा दिया। उसने गहरी सांस छोड़ी, ठंडी वसंत की हवा का आनंद लेते हुए जब यह उसके फेफड़ों में भर गई, हेलमेट और कॉकपिट की सीमाओं से एक स्वागत योग्य राहत। उसने एंसेल और हास को पहले से ही कपड़े उतारना शुरू करते हुए देखने के लिए देखा। एंसेल ने तेज हरकतों के साथ अपने दस्ताने खींचे। ट्रेनिंग सेशन अच्छा गया था। आर्यन को उपलब्धि की भावना महसूस हुई, उस प्रगति में विश्वास था जो उसने दिन के कार्यक्रमों को सहजता से मिलाकर की थी। तो, इसके बाद घर जा रहे हो? आर्यन ने लापरवाही से पूछा, एंसेल की ओर मुड़ते हुए। हाँ, एंसेल ने एक घुरघुराहट के साथ जवाब दिया, अपनी बाहों को चुस्त सूट से बाहर निकालते हुए। हम कल वापस आएंगे, इसलिए मुझे जितना संभव हो उतना आराम करने की जरूरत है। आर्यन ने सिर हिलाया, एक तरफ हटते हुए जब टीम ने उसकी कार को ट्रैक से हटा दिया। उसकी नज़र संक्षेप में मिस्टर शर्मा और मिस्टर ग्रांट की ओर गई, जो कांच की दीवारों के पीछे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उसने पूरी आंख से संपर्क करने से परहेज किया। अच्छा लगता है, जब तुम घर पर होते हो तो तुम आमतौर पर क्या करते हो? आर्यन ने पूछा, वास्तव में उत्सुक था कि एंसेल जब भी घर जाता है तो क्या करता है। एंसेल की भौहें तन गईं, न केवल उसके पहले के खराब प्रदर्शन से बल्कि इस एहसास से कि उसका घरेलू जीवन रोमांचक से बहुत दूर था, और वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने किया था। ज्यादा कुछ नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए स्वीकार किया। फिर, लगभग एक बात के विचार के रूप में, उसने जोड़ा, आना चाहते हो? हम आखिरकार वो प्लेस्टेशन खेल सकते हैं। मैं ठीक यही चाहता हूँ, आर्यन ने सोचा, लेकिन उसने अपने उत्साह को नियंत्रित रखा, केवल एक छोटी सी मुस्कान को टूटने दिया। जरूर, यार, मुझे दृश्यों के बदलाव की जरूरत है, और मुझे तुम्हारी जगह देखना अच्छा लगेगा, उसने जवाब दिया। जैसे ही कारों को ट्रैक से हटा दिया गया, दिन का काम आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। हर कोई आराम करने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि आने वाले सप्ताह ने ट्रैम्पोस रेसिंग, और विशेष रूप से आर्यन के लिए, सप्ताहांत तक कोई राहत नहीं के साथ एक थकाऊ कार्यक्रम का वादा किया। एक ताज़ा शॉवर के बाद, आर्यन ने एक काले हुडी में कपड़े पहने, जिस पर सफ़ेद रंग में वेस्ट स्टार लिखा हुआ था, काले जॉगर्स और सफ़ेद स्नीकर्स के साथ जोड़ा गया। उसने अपने बालों को उनकी प्राकृतिक उलझी हुई स्थिति में छोड़ दिया और बाहर निकलने से पहले अपना फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया। ऊंचे फाटकों पर, एंसेल उसका इंतजार कर रहा था, लापरवाही से अपनी क्यासेडान के खिलाफ झुका हुआ था। अपने टीममेट का दृश्य, अपने सामान्य आरामदायक पोशाक में कपड़े पहने, आर्यन की मुस्कान को और चौड़ा कर दिया जब वह पास आया। एपिसोड 73। एंसेल का दूसरा रेस ट्रैक। एंसेल के घर की ड्राइव शांत थी क्योंकि आर्यन सड़कों और गलियों को तेजी से गुजरते हुए देखता बैठा था, साथ में एयर कंडीशनिंग की गूंज और रेडियो कार के इंटीरियर के माध्यम से बेहोशी से बज रहा था। आर्यन ने देखा कि एंसेल काफी सतर्क था, लगन से ट्रैफिक संकेतों और सिग्नलों का पालन कर रहा था और गणना किए गए मोड़ ले रहा था। उसकी ड्राइविंग ट्रैक पर आवश्यक आक्रामक, उच्च गति वाली शैली से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसने एक सटीक यू टर्न लिया, एंसेल ने अगली गली की ओर संकेत किया, यह उल्लेख करते हुए कि यह अंततः उसके घर की ओर ले जाएगा। आर्यन का शरीर थोड़ा हिल गया जब कार के टायर एक संकरे रोड बम्प पर लुढ़क गए।
इस बीच रेडियो का वॉल्यूम अचानक तेज लग रहा था क्योंकि उद्घोषक टॉप टियर स्पोर्ट्स पर एक सेगमेंट में स्थानांतरित हो गया, सदी के रोमांचक मोटरस्पोर्ट्स दृश्य में तल्लीन हो गया। जैसा कि आर्यन ने अनुमान लगाया था, उद्घोषक ने जल्द ही चल रही चैंपियनशिप पर चर्चा करना शुरू कर दिया। अज़रबैजान में नवीनतम ग्रां प्री की विस्तृत समीक्षा की पेशकश की और दोनों डिवीजनों से परिणामों को तोड़ दिया। एंसेल ने सेगमेंट सुनते ही लगभग तुरंत अपनी सांस के नीचे छाप दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रेडियो को जल्दी से बंद करने के लिए व्हील से एक हाथ हटा दिया, कार को उसकी शांत चुप्पी में बहाल कर दिया। आर्यन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ध्यान नहीं दिया हो, अपनी नज़र खिड़की के बाहर टिकाए रखी। बाहर का दृश्य घूम गया क्योंकि कार सुचारू रूप से एक गोल चक्कर में प्रवेश कर गई और फिर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। वे जल्द ही शार्लोटनबर्ग में प्रवेश कर गए, शांत, पेड़ पंक्तिबद्ध सड़कों और घरों के साथ एक अपस्केल पड़ोस जो आकर्षण और समृद्धि का अनुभव करता था। घरों में सुरुचिपूर्ण बालकनियां, अच्छी तरह से बनाए रखा उद्यान और वास्तुशिल्प डिजाइन थे जो प्राकृतिक सौंदर्य शास्त्र को आधुनिक विलासिता के साथ सहजता से मिलाते थे। अपनी सीट से आर्यन बता सकता था कि ये घर हजारों डॉलर के थे। उनके सुरुचिपूर्ण डिजाइन आराम और परिष्कार का अनुभव करते थे। शांत पड़ोस के माध्यम से एक संक्षिप्त सवारी के बाद एंसेल एक आकर्षक घर के सामने रुक गया जिसने अपने आधुनिक डिजाइन में ईंट और कांच का संयोजन किया। इसकी बड़ी खिड़कियों ने अंदरूनी हिस्सों को नर्म, देर से दोपहर की रोशनी में नहलाया, जबकि एक मैनीक्यूर लॉन और बड़े करीने से तैयार रास्ते आगंतुकों का परिष्कार की भावना के साथ स्वागत करते थे। सुंदर घर, आर्यन ने टिप्पणी की जब वह कार से बाहर निकला। एक बार एंसेल ने इंजन बंद कर दिया। वो एक पल के लिए रुका, घर के सौंदर्य शास्त्र को लेते हुए, पहले से ही अपने भविष्य के घर की कल्पना करते हुए जो कुछ इसी तरह का होगा। धन्यवाद, एंसेल ने एक सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर अपनी बड़ी बैग को पुनः प्राप्त करने के लिए पिछली सीट में झुक गया। सीधे होते हुए उसने कार को लॉक करने के लिए अपनी चाबी पर एक बटन टैप किया। बीप बीप, कार चली गई। इसे खरीदे हुए 2 साल हो गए, एंसेल ने कहा, दरवाजे की ओर रास्ता दिखाते हुए, जहां जीवंत फूलों की क्यारियां रंगों के फटने में रास्ते को फ्रेम करती थीं। स्टाइलिश लकड़ी के सामने के दरवाजे पर उसने एक दृढ़ लेकिन आकस्मिक दस्तक दी। दरवाजा कुछ क्षण बाद एक पतली श्यामला को प्रकट करने के लिए खुला, जिसके चौड़े होंठ और एक नुकीली नाक थी। आर्यन ने उसे तुरंत पहचान लिया, लॉरा, एंसेल की मंगेतर। उसकी नज़र दोनों पुरुषों के बीच फड़क उठी, इससे पहले कि उसने थोड़ा घबराया हुआ लेकिन गर्म हेलो की पेशकश की और एंसेल को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। एंसेल ने अपना बैग गिरा दिया ताकि वह उसे गले लगा सके, उसे करीब से पकड़े हुए। उनका आलिंगन एक दृढ़ चुंबन के साथ समाप्त हुआ, एक ऐसा जिसने आर्यन को विनम्रता से एक तरफ खड़ा छोड़ दिया। लॉरा, मुझे यकीन है कि आर्यन तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं है, एंसेल ने कहा, उसकी ओर इशारा करते हुए। ओह, बिल्कुल नहीं, लॉरा ने जवाब दिया, एक विनम्र हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए, जिसे आर्यन ने हल्के सिर हिलाकर स्वीकार किया। मुझे वो अच्छी तरह से याद है। कृपया अंदर आओ, मैंने पास्ता सलाद बनाया है, उसने खुशी से जोड़ा, पुरुषों को अंदर ले जाते हुए। एंसेल ने आर्यन को पहले अंदर जाने का इशारा किया, जबकि लॉरा उन्हें एक भव्य लिविंग रूम में ले गई। जगह आमंत्रित करने वाली लेकिन परिष्कृत थी, बड़ी फर्श से छत तक की खिड़कियों से रोशन थी जो उज्ज्वल सफ़ेद दीवारों पर जोर देती थीं। कुछ कलाकृतियां और व्यक्तिगत तस्वीरें अंतरिक्ष को सुशोभित करती थीं, जिसमें एंसेल और लॉरा की एक साथ तस्वीरें भी शामिल थीं। फ्रेमों के बीच आर्यन ने अपरिचित चेहरों को भी देखा, जो संभवतः एंसेल के परिवार के सदस्य थे। सच कहूं तो उसे पता नहीं था कि एंसेल का एक प्यार करने वाला हिस्सा भी है जो इतनी गर्मजोशी भरी जगह को विकसित कर सकता है। एंसेल और लॉरा के बीच की सहजता को देखते हुए आर्यन ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वे एक आदर्श जोड़ी बनाते हैं। उनकी साझा ऊर्जा सद्भाव विकीर्ण करती थी, जैसे कि उनका भविष्य एक साथ पहले से ही पत्थर में लिखा हुआ था। कार्टून की आवाज़ आर्यन की जागरूकता में घुस गई। उसने टीवी की दिशा में देखा, जहां एक लोकप्रिय कार्टून स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स एक तेज आवाज के साथ चमकीले रूप से चल रहा था। एक युवा लड़की का चोटी वाला सिर सोफे के ऊपर से झांक रहा था जो सीधे टीवी का सामना कर रहा था। उसका ध्यान स्पष्ट रूप से अविभाजित और प्रदर्शित हो रहे गुलाबी स्टारफिश पर टिका हुआ था। आर्यन की भौं आश्चर्य में उठ गई, उसके विचार दौड़ रहे थे। उसने संक्षेप में एंसेल और लॉरा को देखा, जो अब डाइनिंग टेबल के पास चुपचाप बातें कर रहे थे, फिर लड़की को वापस देखा। प्यार निश्चित रूप से अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होता है, उसने सोचा, आश्चर्यचकित था कि एंसेल ने कभी उल्लेख नहीं किया था कि प्यार का अंतिम उत्पाद पहले से ही उसके घर की शोभा बढ़ा रहा है। अंकल, लड़की अचानक चीखी, उनका सामना करने के लिए सोफे से कूदकर। उसकी चमकीली आंखें चमक उठीं जब वो मुस्कुराई, अंत में नवागंतुकों को स्वीकार करते हुए। अंकल,
आर्यन ने छोटी लड़की को ग्लैमरस फर्नीचर के माध्यम से विशेषज्ञ रूप से बुनते हुए देखा, फिर एंसेल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो उसे गर्मजोशी से गले लगाने के लिए घुटने टेक दिया। उसके आकार और व्यवहार को देखते हुए आर्यन ने उसकी उम्र लगभग 6 साल रखी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि एंसेल और लॉरा वास्तव में कितने समय से साथ थे। लेकिन उसने अंकल कहा था, है ना? अपना गला साफ करते हुए आर्यन ने चंचल बातचीत देखी। एंसेल ने उसे उठा लिया था, उसे हल्के से उछालने से पहले उसे फिर से करीब से पकड़ लिया। वह तुम्हारी भतीजी है? आर्यन ने पूछा। लॉरा के चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान फैल गई जब उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हालांकि आर्यन के सवाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुम्हें लगा कि वो हमारी बच्ची है? उसने एक नर्म हंसी के साथ पूछा। कौन नहीं सोचेगा, मेरा मतलब है। नहीं, जोड़े ने एक साथ जवाब दिया। एंसेल ने लड़की को धीरे से वापस नीचे रखा और उसकी ओर इशारा किया। वो मेरी बहन की बेटी है, उसका नाम एम्मा है। एम्मा, यह मिस्टर आर्यन वर्मा है, उसने गर्मजोशी से परिचय दिया। आर्यन ने एक भौं उठाई, थोड़ा उसके स्तर पर झुकते हुए। तुम मुझे बस आर्यन कह सकती हो, प्रिय। तुम खड़े क्यों हो, दोस्त? एक सीट पकड़ो, एंसेल ने कहा, कमरे के आलीशान सामान की ओर इशारा करते हुए जब लॉरा पास्ता सलाद तैयार करने के लिए रसोई की ओर गायब हो गई। मैं एम्मा को सुला दूंगा, शर्त है कि उसने आज एक पलक भी नहीं झपकी होगी। नहीं, मैं सोना नहीं चाहती, एम्मा ने विरोध किया, लेकिन एंसेल के पास बातचीत के लिए कोई धैर्य नहीं था। उसने उसे आसानी से उठा लिया, उसके संक्षिप्त छटपटाने को नजरअंदाज करते हुए जब तक कि उसने आखिरकार हार नहीं मान ली, अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। आर्यन ने देखा कि वे ऊपर की ओर गायब हो गए। अब लिविंग रूम में अकेले आर्यन सोफे की ओर भटक गया, जहां एक नारंगी टैबी बिल्ली शांति से सो रही थी। उसने किनारे के पास एक सीट चुनी और अपनी आंखें वापस टीवी पर जाने दी, जहां कार्टून का एक नया एपिसोड शुरू हो रहा था। एक पल के लिए उसने खुद को कार्टून के चमकीले रंगों और संग की हरकतों से मनोरंजन करने दिया। जब एंसेल लौटा तो वह 2 कप और कुछ मोटी बोतलें ले आया, उन्हें कॉफी टेबल पर रखते हुए। एंसेल सोफे में धंस गया और आह भरी, स्पष्ट रूप से थक गया था। एम्मा 6 साल की है, वैसे, उसने शुरू किया, आर्यन के पहले के अनुमान की पुष्टि करते हुए। अगले कुछ मिनटों में उसने एम्मा की कहानी साझा की कि कैसे उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जिससे उसकी मां को अकेले घर का प्रबंधन करना पड़ा। उसके काम ने उसे विदेश ले जाया था, जिससे उसे एम्मा को एंसेल और लॉरा को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि वे अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कि आर्यन जवाब दे पाता, लॉरा पास्ता सलाद के कटोरे के साथ फिर से प्रकट हुई। जैसे ही उसने उन्हें नीचे रखा, एंसेल आगे झुका, मनोरंजन कंसोल से एक प्लेस्टेशन कंट्रोलर पकड़कर और दूसरा आर्यन को फेंक दिया। 5 राउंड, एंसेल ने कहा, मुस्कुराते हुए जब उसने कंसोल बूट किया। हारने वाला कल 10 अतिरिक्त लैप्स दौड़ेगा। आर्यन जंगली रूप से मुस्कुराया, उठकर और खुद को समायोजित करते हुए। कंट्रोलर उसकी पकड़ में बिल्कुल भी विदेशी महसूस नहीं हुआ। वीडियो गेम खेलना उसका शौक था, और उसने शर्त लगाई कि एंसेल एक नौसिखिया था। बहुत अच्छा, तुम पर है, उसने जवाब दिया। एपिसोड 74, किस्मत का रास्ता। आर्यन ने पूरा दिन अंसल के घर पर गेम खेलने में बिताया, जैसे कि उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। लॉरा ने यह पक्का किया कि दोनों को ऊर्जा मिलती रहे। वह लगातार हल्का भोजन लाती रही, घंटे बीतते गए और पास्ता सलाद खत्म हो गया। जैसा कि आर्यन ने सोचा था, उसके गेम खेलने के कौशल अंसल से कहीं बेहतर थे। चाहे रेसिंग हो या शूटिंग गेम्स, आर्यन हर दौर आसानी से जीत गया, जिससे अंसल लगातार हारता रहा। शाम होते होते अंसल अपनी शर्त पूरी तरह से हार चुका था, जो आर्यन के लिए काफी मजेदार था। जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबा तो अंसल ने आर्यन को रात में रुकने का सुझाव दिया। आर्यन को लालच तो आया, लेकिन उसने मना कर दिया। वह अपनी दिनचर्या को महत्व देता था और उसे अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी थीं, खासकर आने वाला दैनिक कार्य जिसका संकेत उसे अभी तक नहीं मिला था। साफ तौर पर थका होने के बावजूद अंसल आर्यन को वापस ट्रैम्पोस के मुख्यालय तक छोड़ने में कामयाब रहा। शहर की रात की रोशनी उनके पीछे धुंधली हो रही थी जब कार सड़कों से गुजर रही थी। पहुंचने पर आर्यन बाहर निकला और अंसल को सामान्य तरीके से अलविदा कहा। वो सुरक्षित परिसर से गुजरा, गश्त कर रहे पहरेदारों ने उसे सलाम किया और वह अपने निजी कमरे तक चढ़ गया। अंदर आते ही आर्यन जल्दी से काम पर लग गया। दिन के दैनिक कार्य में एक बहुत ही आसान काम था और यह सिर्फ दीवार पर पुशअप्स करना था। कुछ ही मिनटों में संकेत सामने आया। संतुष्ट होकर आर्यन एक ताजगी भरे स्नान के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। इसके बाद रात का भोजन था। एक सावधानी से तैयार की गई थाली जिसमें जैतून के तेल में मैरिनेट किया हुआ भुना हुआ सैल्मन था, जिसके साथ फूले हुए क्विनोआ थे। भुनी हुई जुकीनी, गाजर और शिमला मिर्च ने भोजन को पूरा किया। जैसे ही आर्यन ने खाना खाया, स्वादिष्ट सुगंध कमरे में भर गई और वह दिन के बारे में सोचने लगा।
उसने सोने से पहले एक रेस देखकर अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के बारे में सोचा। हालांकि घंटों गेम खेलने के कारण उसकी आंखें अभी भी थकी हुई महसूस हो रही थीं। और स्क्रीन समय न लेने का फैसला करते हुए आर्यन ने जल्दी सोने का फैसला किया ताकि उसका शरीर और दिमाग अगले दिन की चुनौतियों के लिए रिचार्ज हो सकें। अगले दिन भी उतनी ही ऊर्जा और कार्रवाई थी जितना पिछले दिन था। ट्रैम्पोस मुख्यालय में हलचल थी क्योंकि सब लोग अपनी दिनचर्या में लौट आए थे और सबकी नज़रें बहरीन की तैयारियों के नतीजों पर थीं। आर्यन ने आमिर के साथ अपने कार्य पूरे किए, अपने दैनिक रूटीन को सिम्युलेटर सत्रों के साथ कुशलता से संतुलित करते हुए अपने कौशल को निखारा। जब तक आर्यन ने अपनी सुबह खत्म की, अंसल और हास ने भी अपने सत्र पूरे कर लिए थे। तीनों ट्रैक पर उतर गए, अपनी कारों की सीमाओं को बिना किसी निर्देश के मोड़ और दिशा बदलने के साथ धकेलते हुए, और आर्यन के रेसक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए विरोधियों के रूप में काम कर रहे थे। दिन में बाद में टीम आधिकारिक महासंघ की प्रेस के साथ एक लंबे समय से प्रतीक्षित साक्षात्कार के लिए इकट्ठा हुई। स्थान पर माहौल जीवंत था, जिसमें क्लिक करती कैमरों की आवाजें और पत्रकारों की फुसफुसाहटें थीं जो अपनी स्थिति के लिए होड़ कर रहे थे। मिस्टर ग्रांट ने चर्चा पर हावी होकर बाकू से हाल के नतीजों के बारे में सवालों का आत्मविश्वास से जवाब दिया और बताया कि टीम अंकों में गिरावट से कैसे निपटेगी और उसे कैसे सुधारेगी। उन्होंने प्रेस को आश्वासन दिया कि ट्रैम्पोस रेसिंग अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए तैयार है, और दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की, ये हमारा साल है चैंपियनशिप जीतने का। अंसल और हास ने साक्षात्कार के दौरान अपनी राय दी, टीम की गतिशीलता और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को ध्यान में रखते हुए रेस रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। आर्यन पीछे रहा, मेज पर हुए मुख्य साक्षात्कार का हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ सवाल उससे और मिस्टर मोरिट्ज से दूसरे कमरे में पूछे गए थे। स्थान पर प्रशंसक भी मौजूद थे और उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से ये दर्शा रही थी कि उनकी टीमें उपस्थित थीं। F2 में दो अन्य जर्मन टीमों ने क्रुजबर्ग में दिन की बैठक में भाग लिया था। स्थान टेम्पोड्रोम में आयोजित किया गया था। ट्रैम्पोस रेसिंग को उनसे मिलने और उनके बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बाध्य किया गया था। आर्यन खुश था कि दूसरी टीमें निचले स्तर की टीमें थीं, जिसका मतलब था कि ट्रैम्पोस रेसिंग मूल रूप से F2 में जर्मनी का गौरव थी, और शायद सभी डिवीजनों में। आर्यन को यकीन नहीं था कि वह किसी जर्मन F1 टीम को याद भी कर सकता है। साक्षात्कार खत्म हो गया और टीमें लॉबी से जाने लगीं। बाहर खड़े प्रशंसक आर्यन और अंसल की झलक पाने के लिए उत्सुकता से हाथ हिला रहे थे। लाल, काले और सफ़ेद रंग की भीड़ ने इलाके को भर दिया था। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग वास्तव में उन्हें देखने आए थे और रेस सप्ताहांत पर मोटरस्पोर्ट देखने में अपना सप्ताहांत भी बिताते थे। अंसल ने आगे बढ़कर प्रशंसकों को एक सामान्य लेकिन दृढ़ तरीके से स्वीकार किया, विनम्रता से उनके साथ तस्वीरें लीं और हस्ताक्षर किए। आर्यन ने भी ऐसा ही किया। कई युवा प्रशंसक उसकी ओर दौड़े। सौभाग्य से घेराबंदी और सुरक्षा ने आर्यन के साथ सीधे शारीरिक संपर्क को रोकने में अच्छा काम किया। क्या आप अगले शनिवार को रेस करेंगे? एक युवा लड़की ने पूछा जब आर्यन एक सेल्फी के लिए झुका। वो सुनहरे बालों वाली थी और उसके सिर पर एक लाल ट्रैम्पोस बो था, एक लाल टी शर्ट जिस पर आर्यन की डलारा और उसका नंबर 21 साफ तौर पर छपा हुआ था। नहीं, मुझे डर है कि नहीं, आर्यन ने एक नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या तुम चाहोगी कि मैं रेस करूं? हाँ, एक और लड़के ने उत्साह से चिल्लाया। चिंता मत करो, ये सब टीम के लिए है, मैं उसके बाद अगले दौर में रेस करूंगा। पक्का करना कि तुम वहां होगे, ठीक है? आर्यन ने बच्चों के पीछे दूसरों को हाथ हिलाते हुए कहा। ये कहाँ आयोजित होगा? मुझे उम्मीद है कि ये दूर नहीं होगा, मैं स्टैंड्स में तुम्हारे चेहरे देखना चाहूंगा। मुंबई में, एक युवा किशोर ने कंधे उचकाते हुए कहा और दूसरों ने पुष्टि की। यह उतना दूर नहीं है। मुंबई, आर्यन ने मन ही मन पूछा। उस परिचित शहर का नाम उसके भीतर एक गूंज की तरह गूंज रहा था। आर्यन ने सोचते हुए सिर हिलाते हुए अपना चेहरा सिकोड़ा और पलकें झपकाईं। ये तो एकदम सही है, उसने अंत में फुसफुसाया जब उसने उनके साथ और तस्वीरें लीं, विभिन्न उम्र के लोगों का अभिवादन किया। बहरीन के ठीक बाद भारतीय ग्रैंड प्रिक्स, ये तो कमाल है। आर्यन को पता नहीं था कि सीजन के कैलेंडर में उसके लिए ये था। अपनी माँ और बहन से मिलने का मौका मिलने के ख्याल ने उसे तुरंत घेर लिया और आर्यन अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका, अपनी मुस्कान को प्रशंसकों की ओर मोड़ दिया। प्रशंसकों के साथ कुछ देर घुलने मिलने के बाद आर्यन ने आखिरकार देखा कि अंसल अपने हाथ बांधे हुए था और उसके चेहरे पर अधीरता का भाव था। बाकी टीम पास में खड़ी थी, अपनी घड़ियों को देख रही थी और एक पैर से दूसरे पैर पर हिल रही थी, जाहिर तौर पर अपनी तैयारियों और कार्यक्रम पर वापस जाने के लिए तैयार थी। आर्यन को इस महिमा को रोकना पड़ा और टीम में वापस आना पड़ा। हवा में जयकारे गूंज उठे। प्रशंसकों ने उन्हें अलविदा कहा जब वे बस में चढ़े। तुम अपने छोटे फैन क्लब के साथ मजे कर रहे हो, अंसल ने ताना मारा। वे बहुत जल्दी तुम्हारे दीवाने हो गए।
आर्यन मुस्कुराया जब वह अपनी सीट पर बैठ गया। बस उनके मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए जीवन से गूंज उठी। हफ्ते के भारी कार्यक्रम को फिर से शुरू करना मुख्य उद्देश्य था। मुझे ऐसा लगता है, मैं बस उस पल का आनंद ले रहा था, उसने जवाब दिया, खिड़की की ओर देखते हुए जहां लोग अभी भी खड़े थे, उन्हें जाते हुए देख रहे थे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ है। भारत, अंसल ने कहा। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम वहां रहे हो। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, उसकी उत्तेजना बढ़ रही थी। शायद मैं अपनी माँ से फिर मिल सकूं। अंसल ने धीरे से सिर हिलाया, अपना ध्यान अपने फोन पर केंद्रित किया। आर्यन ने भी ऐसा ही किया और अपनी जेब से अपना फोन निकालना पड़ा। बस के झटकों ने इस काम को काफी मुश्किल बना दिया। आखिरकार डिवाइस को बाहर निकालते हुए आर्यन खुद विवरण जांचना चाहता था ताकि यह पक्का हो सके कि बहरीन के बाद उनका अगला गंतव्य भारत ही है। F1 एप्लीकेशन खोलते ही वे विवरण सामने थी जिनकी उसे तलाश थी। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स स्थान मुंबई, भारत। तारीख 10 मई। ट्रैक रॉयल स्पीड सर्किट। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। रॉयल स्पीड सर्किट, वही सर्किट जहां उसके लिए सब कुछ शुरू हुआ था। ये चैंपियनशिप का छठा राउंड होस्ट करेगा। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने धीरे धीरे पावर बटन दबाया और स्क्रीन बंद हो गई, जिससे उसका हैरान चेहरा दिखाई दिया। वो आखिरकार एक F2 रेस के लिए पहिए के पीछे होगा और रॉयल स्पीड सर्किट उस रेस की मेजबानी करेगा। उसने इस अवास्तविक जानकारी को शांति से पचाया, ये जानते हुए कि इस तथ्य से बेहतर कुछ नहीं था कि वह अपनी माँ और बहन को फिर से देख पाएगा। आर्यन ने अपनी हैरानी को मुस्कान में बदल दिया। उसका दिमाग चकरा रहा था जब बस मुख्यालय में रुकी और टीम उतर गई। इसका निश्चित रूप से मतलब था कि उसकी माँ उसे रॉयल स्पीड सर्किट में रेस करते हुए देख पाएगी, जो उसे जीतने के लिए और भी प्रेरित करेगा। लेकिन पहले बहरीन सामने था और टीम को एक बाधा पार करनी थी। ट्रैम्पोस रेसिंग ने दिन के बचे हुए सिर्फ 2 घंटों के लिए काम किया, फिर भी यह महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए काफ़ी था। एक और दिन के बाद आर्यन का सिस्टम बजा, उसे पुरस्कार देते हुए उस गुण को 17 पर ले गया। अब आर्यन के गुण ये मान हासिल कर चुके थे। उसे विश्वास था कि मुख्य डिवीजन फॉर्मूला 1 में प्रवेश करने से पहले अभी भी काम करना बाकी है, जहां प्रतिस्पर्धा फॉर्मूला 2 से कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। चैंपियनशिप का 5वां राउंड आ गया और टीम ने अपने उपकरण, वाहन और कर्मियों को बहरीन देश में भेज दिया। फारस की खाड़ी में स्थित छोटे से द्वीप देश का मोटरस्पोर्ट के लिए वास्तव में कोई समृद्ध इतिहास नहीं था। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट कुछ साल पहले ही बनाया गया था और राष्ट्र धीरे धीरे मोटरस्पोर्ट के लिए एक स्थायी इकाई बन रहा था। आर्यन को ये देश दुबई के समान लगा, शायद इसकी अरेबियन प्रकृति और आधुनिकता के कारण। राजधानी मनामा में टीम को एक शानदार ट्रेनिंग सुविधा तक पहुंच मिली जिसमें अत्याधुनिक उपकरण थे। मिस्टर ग्रांट ने इन संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग किया, अपने अभ्यास सत्रों के दौरान सभी गुणों पर जोर दिया। मेजबान रेसट्रैक में हाई स्पीड स्ट्रेट्स और चुनौतीपूर्ण कॉर्नर्स थे। अंसल और हास को पहले ही सूचित कर दिया गया था और उनके अभ्यास को सर्किट की मांगों के अनुकूल होने में मदद करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। उन्होंने अपनी ब्रेकिंग तकनीकों को निखारने और अपनी कॉर्नरिंग रणनीतियों को सही करने पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए टेलीमेट्री डेटा की निगरानी भी की। हर सत्र के बाद डरावने प्रेस साक्षात्कार होते थे क्योंकि टीम और अन्य टीमें शनिवार के लिए खुद को तैयार कर रही थीं। एपिसोड 75, चौथा स्थान मतलब निराशा। रेस का दिन 22 अप्रैल, बहरीन इंटरनेशनल सर्किट, मनामा, बहरीन। रेस दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई। सर्किट के ऊपर का मौसम दिन के आयोजन के लिए एकदम सही माना जा रहा था। सूरज तेज चमक रहा था, आसमान साफ था और बादल बहुत कम थे, जिससे तापमान 77-86 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास गर्म था। एक हल्की हवा स्टैंड से होकर गुजरी, जो उद्घोषक के गूंजते शब्दों के लिए एक पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। दृश्यता शानदार थी, जो ड्राइवर्स और दर्शकों दोनों के लिए फायदेमंद थी क्योंकि वायुमंडलीय परिस्थितियां आदर्श थीं। यहां तक कि सर्किट की संरचना भी शानदार थी, जो उन ट्रेनिंग सुविधाओं की आधुनिकता को दर्शाती थी जहां टीमों ने अभ्यास किया था। डामर बेदाग था, जिसके किनारों पर चमकीले लाल और सफ़ेद ट्रैक्स के परे महीन घास थी। ग्रैंडस्टैंड्स में शानदार छतें थीं, जो प्रशंसकों को सूरज से बचाती थीं और एक स्वागत योग्य छाया प्रदान करती थीं, जबकि सिंगल सीटर तेजी से गुजरते थे, 44 लैप की रेस को पार करते हुए। पैडॉक सीटों पर एक बार फिर आर्यन, विक्रम और अन्य गैर ड्राइविंग टीम सदस्य बैठे थे। उनके पैर तनाव में थे और अंसल द्वारा शीर्ष प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ किसी भी ओवरटेक पर जश्न में उछलने के लिए तैयार थे। रेस आगे बढ़ी और आर्यन अब तक के नतीजों से संतुष्ट था, कम से कम जहां तक अंसल का सवाल था। हास एक झटका बना रहा, P8 अब तक उसकी सबसे अच्छी स्थिति थी। हालांकि अंसल P2 के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए जिसने बहरीन की भीड़ को जयकार करने पर मजबूर कर दिया।
आर्यन आगे झुका, रेस की हर डिटेल को सोख रहा था क्योंकि यह धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी। उसने देखा कि कुछ ड्राइवर्स, खासकर एडम्स और आरोनसन, ऐसे मूव्स दिखा रहे थे जिन्हें उसने पिछले सीजन की रेसों से पहचाना था। आर्यन को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे क्लिप्स अभी भी उसकी याद में ताज़ा थे, लेकिन उसने पाया कि उनकी रणनीतियों को पढ़ना आश्चर्यजनक रूप से आसान था जब उसने उनके चेसिस मूवमेंट्स में सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ तक कि अंसल भी वही इन आउट लेन मैन्यूवर बार बार दोहरा रहा था, ट्रैक के अंदर से एडम्स को पास करने की कोशिश कर रहा था और फिर बाहर की ओर कट रहा था। यह मूव आदर्श रूप से उसे रेसिंग लाइन के बीच में सेट कर देता, किसी की भी राय में एक टेक्स्ट बुक ओवरटेक। लेकिन एडम्स, हमेशा की तरह मजबूत, अपनी स्थिति का बचाव करने में एक विशेषज्ञ था। हालांकि अंसल ने कुछ समय के लिए P2 पर दावा किया, लीडरबोर्ड पर लगातार दूसरे स्थान पर एडम्स का नाम दिखाई दे रहा था। इस बीच आरोनसन सबसे आगे चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी जीतने वाला है। हालांकि 20वें लैप तक ट्रैक गर्म हो गया और सभी टीम पैडॉक के सदस्यों अपने पैरों पर खड़े थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। एडम्स आरोनसन के करीब आ रहा था जबकि उसका टीममेट वाल्डिंग P6 पर पहुंच गया था। वोलिंस्की को ओवरटेक करके एक भयंकर लड़ाई में डेरेस्टेपेन के ठीक पीछे खुद को स्थान कर लिया था। ये टकराव क्रिस्टेंसन तक बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप शिकेन पर 3 सिंगल सीटर फंस गए जब तक कि वाल्डिंग P4 में सामने नहीं आया और क्रिस्टेंसन उसके ठीक पीछे था। आर्यन की चिंता अंसल पर चली गई, जिसकी ट्रैम्पोस रंग की कार लीडिंग पैक में अकेली थी, हमेशा भूखे कबीर मल्होत्रा से कुछ ही सेकंड आगे। 30वें लैप ने अंसल को पिट स्टॉप के लिए मजबूर किया, उसकी कार पिट लेन में तेजी से उतरी। उसे जितनी जल्दी हो सके रेस में वापस आना था और पिट स्टॉप ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी रेस को बेहतर बना देगा। उद्धरण चिन्ह ... ओह, और यह धीमा है। यह एक धीमा पिट स्टॉप है। हान बेहतर की कामना करेगा जब वह वापस आएगा... लेकिन मल्होत्रा उस DRS पर है, वह उस निराशा को और बढ़ाएगा। आर्यन ने अपने बालों को पकड़ लिया क्योंकि कबीर के इंजन की दहाड़ उसके शरीर पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद अंसल हो। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि अंसल उस पल कैसा महसूस कर रहा होगा। पिट स्टॉप ने नाखून चबाने वाले 4.9 सेकंड लिए और अंसल केवल वापस कट करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन कबीर की गति के साथ ट्रैम्पोस P4 पर गिर गया। पूरे पैडॉक ने कोसने लगा जब स्क्वाड्रा कोर्स के प्रशंसकों खुशी में उछल पड़े। उनका नया सितारा उन उम्मीदों पर खरा उतर रहा था जो उन्होंने उस पर रखी थी। डेरेस्टेपेन के फॉर्म से बाहर होने के साथ कबीर मल्होत्रा ने प्रसिद्ध टीम को उसकी पुरानी ऊंचाइयों पर वापस ला दिया था। उद्धरण चिन्ह ... मल्होत्रा बाहर निकलता है, बीवी के ठीक पीछे, और हान उस गति के साथ नहीं रह सकता। 40वां लैप शुरू होता है और ट्रैम्पोस रेसिंग पोडियम से अपनी नजर खो देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह... बेचारा, बेचारा, बेचारा। उसके लिए P4 भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। वाल्डिंग करीब आ रहा है और 20 वर्षीय ने अपनी टीम के लिए पूरे सीजन में जो दृढ़ संकल्प दिखाया है, उसे देखते हुए ये केवल समय की बात है कि वह एक मूव करेगा... उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ग्रांट अपने व्यूइंग पोस्ट में चुप रहे क्योंकि उन्होंने रेस को ध्यान से देखा, कभी कभी अपने सहायकों से बात करते हुए। उनके लिए, वह आर्यन को ट्रैम्पोस रेसिंग की नींव और स्तंभ बनाने के लिए तैयार करना चाहते थे, जहां आर्यन हर GP पर अंक हासिल करने के लिए आवश्यक पावरहाउस होगा। मिस्टर ग्रांट को अब यह एहसास हो रहा था कि आर्यन बैड राउएनबर्ग में तीसरे स्थान पर रहने के क्षण से ही ट्रैम्पोस रेसिंग का स्तंभ बन गया था। और अब पूरी टीम उसके प्रभाव के साथ जुड़ गई थी। पूरी टीम, जिसमें अंसल भी शामिल था। मिस्टर ग्रांट चुप रहे क्योंकि लीडिंग पैक फाइनल सेक्टर के करीब पहुंचा, भीड़ तालियों और जयकारों की गगनभेदी आवाज देने के लिए अपने पैरों पर खड़ी थी। ट्रैम्पोस रेसिंग बैठी रही, एक चमत्कार की उम्मीद कर रही थी कि अंसल की कार P4 से आगे निकल जाए। उसने आज अच्छी रेस की थी, लेकिन किस्मत उसके पक्ष में नहीं थी। अंसल ने अंदर की तरफ एक साहसिक प्रयास किया, आखिरी मिनट में आगे निकलने की कोशिश की। लेकिन कबीर ने दबाव महसूस किया, अपना आपा बनाए रखा और अपनी रेसिंग लाइन बनाए रखी। फाइनल स्ट्रेट पर सभी शीर्ष कारों में DRS के साथ समान त्वरण था, जो एक दूसरे से दूर हो रहे थे क्योंकि चेकर वाला झंडा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के समापन के लिए लहराया गया। उद्धरण चिन्ह... रेस के एक अविश्वसनीय अंत के साथ आरोनसन लगातार दूसरी रेस में चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल करता है। एडम्स दूसरे स्थान पर और कबीर मल्होत्रा स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर के लिए P3 बनाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह... अंसल हान ने अपना सब कुछ दिया, आप निराशा देख सकते हैं, लेकिन उसने बहादुरी से रेस की, ट्रैम्पोस रेसिंग को लड़ाई में बनाए रखा। वह इस रेस से मूल्यवान सबक लेगा क्योंकि वह आगे देखेगा... उद्धरण चिन्ह।
ट्रैम्पोस रेसिंग गैराज एक पल के लिए शांत रहा। सीजन के थीम सॉन्ग को सर्किट में गूंजने दिया क्योंकि भीड़ ड्राइवर्स के लिए जयकार कर रही थी जो एक शांत ठहराव पर आ रहे थे। कुछ सेकंड बाद टीम हरकत में आ गई। आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली ताकि उन नतीजों को स्वीकार कर सके जिनका विश्लेषण उद्घोषकों ने बंद नहीं किया था। लीडरबोर्ड पर साफ तौर पर अंसल चौथे स्थान पर था, एक अंतिम स्थिति जिससे वे बचना चाहते थे। आर्यन ने सोचा कि बुसोनो कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया होगा, एडम्स के P2 और वाल्डिंग के P5 को देखते हुए। वह संयोजन एक डरावना स्कोर बनाएगा, जो ट्रैम्पोस की बढ़त को खतरे में डाल देगा। हैचेक प्रशंसकों को पहले की तरह जश्न मनाने की आज़ादी थी क्योंकि आरोनसन पास से गुजरा, उन्हें हाथ हिलाते हुए। चैंपियनशिप में उनकी दूसरी जीत उन्हें मजबूत दावेदारों के रूप में स्थापित कर रही थी, मौजूदा स्टैंडिंग को देखते हुए शायद स्क्वाड्रा कोर्स से भी ज़्यादा। आर्यन उन लोगों को सेट करना शुरू कर दिया जिनकी वह मुंबई में देखभाल करेगा, टीमों के अंकों को ध्यान में रखते हुए। एक स्थिति में वह वोलिंस्की या क्रिस्टेंसन, रेटोना के ड्राइवर्स को खुद से आगे निकलने दे सकता था ताकि वह खतरनाक अंक वाले असली प्रतिद्वंद्वियों पर पकड़ बनाए रख सके। भीड़ भरे गैराज से गुजरते हुए आर्यन ने टेलीमेट्री डेटा का फिर से विश्लेषण करने की तीव्र इच्छा महसूस की। अंसल ने आज अजरबैजान की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर रेस की थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा भयंकर थी। आर्यन ये देखना चाहता था कि क्या कंप्यूटर उन विवरणों को प्रकट कर सकते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। टेलीमेट्री रूम में पहुंचने पर उसने मिस्टर ग्रांट को पहले से ही मौजूद पाया, जो ट्रैम्पो स्टाफ से घिरे हुए थे, सभी अपनी लाल यूनिफॉर्म में थे। मिस्टर ग्रांट से नजरें मिलाते हुए आर्यन उस आदमी की अनकही मांग को महसूस कर सकता था, ट्रैक पर वापस जाओ और ट्रैम्पोस को फिर से ग्रैंड प्रिक्स जीतने में मदद करो। एपिसोड 76, बसंत की हवा 2 फॉर्मूला 1 सीजन का कार्यक्रम छठे राउंड और मध्य सीजन के करीब आते ही पहले से कहीं ज्यादा सख्त और भीड़भाड़ वाला हो गया। इस तंग कार्यक्रम ने सभी F1 और F2 टीमों को बहरीन और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के बीच सिर्फ एक हफ्ते का अंतराल दिया। और सख्त कार्यक्रम के साथ सख्त और घने ट्रेनिंग अभ्यास आए। भारी बारिश और गरज के कारण 2 दिन की हवाई जहाज देरी के बाद टीम अभी मुंबई के एक उपनगर में उतरी थी। मई का नया महीना शुरू होते ही बसंत का मौसम अपने चरम पर था, जो साल के उत्तरार्ध से पहले सुधार के नए अवसर प्रदान कर रहा था। शनिवार को होने वाली रेस से पहले अपने निर्धारित ट्रेनिंग सुविधा के लिए बस से बाहर निकलते हुए आर्यन एक पल के लिए ठंडी, ताजी हवा का आनंद लेने के लिए रुका। ऊपर आसमान एक फीके भूरे रंग का था, जो शहर पर एक नर्म, लगभग उदास रोशनी डाल रहा था। बारिश की हल्की गंध हवा में थी, जो खिलते फूलों की मिट्टी की सुगंध के साथ मिल रही थी। सड़कें ट्रैफिक की गुनगुनाहट और पैदल चलने वालों की दूर की बातचीत से जीवंत थी, एक ऐसा बैकग्राउंड बना रही थी जो खासतौर पर मुंबई का था। आर्यन ने अपना हेडसेट हटाया और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लटका लिया, एक गहरी आह भरते हुए जब टीम एक संगठित लाइन में अपनी शटल की ओर बस से बाहर निकली, जैसे सैनिक लड़ाई की तैयारी कर रहे हों। उसकी नजरें आसपास के माहौल पर घूमी। ये स्पष्ट था कि आज पहले बारिश हुई थी क्योंकि उनके अलावा सभी के पास छाते थे। एपेक्स परफॉर्मेंस सेंटर, आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया जब उसने सुविधा पर लटके बिल को देखा। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, शायद इसलिए क्योंकि वह मुंबई के इस हिस्से में नहीं रहता था। फिर भी आर्यन ने इस शहर से कुछ परिचित होने की उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि पुरानी यादें उस पर हावी हो जाएंगी, उसका शरीर यादगार अतीत की याद दिलाने वाली किसी भी चीज से गुदगुदाएगा। आर्यन के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मुंबई उसे दुनिया भर के उन 4 अन्य शहरों की तरह ही लगा जहां वह गया था। पहचान की कोई चिंगारी नहीं थी, और यह फॉर्मूला एक कैलेंडर के तहत लेबल किए गए किसी भी अन्य शहर की तरह लग रहा था। पक्का करें कि आप बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड न हो, आप योजना से कहीं ज्यादा बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे, क्लिपबोर्ड वाले एक लंबे स्टाफ सदस्य ने जोर से कहा। और जब भी मौका मिले, पर्दे पहने। हर कोने में बहुत ठंड है, खासकर सिमुलेटर पर। मिस्टर मोरिट्स ने जोर से ताली बजाए, आवाज गूंज उठी जब सभी को पानी की बोतलें दी गईं। अच्छा, हमारा स्वागत है। चलो तेज, केंद्रित रहें और फिर से उस ऊर्जा को बनाएं। हम शनिवार तक मुंबई पर राज करेंगे, उसने चिल्लाया, किसी बात को ध्यान से सुनने के लिए एक तकनीशियन की ओर झुकते हुए। आर्यन ने अपने स्नीकर्स के माध्यम से ठंड महसूस की, आगे के निर्देशों का इंतजार करते हुए अपने बैग को कसकर पकड़ा। अंसल, हास और विक्रम उसके करीब खड़े थे, जो उनके पसंदीदा क्रू सदस्यों से घिरे हुए थे। संक्षिप्त निर्देशों के एक दौर के बाद टीम को और अंदर निर्देशित किया गया, जहां पूर्ण पैमाने पर ट्रेनिंग शुरू हो सकती थी। ट्रैक हमेशा की तरह पारंपरिक था, जिसमें एकाग्रता के लिए एक शांत, केंद्रित माहौल था। ट्रैम्पोस रेसिंग काम पर लग गई। कुछ तेज शारीरिक अभ्यासों के बाद मशीनरी ट्रक के आगमन ने तैयारियों की शुरुआत का संकेत दिया। टीम ने कारों को असेंबल किया, उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए फाइन ट्यून किया। जल्द ही सभी 4 ट्रैम्पोस ड्राइवर्स ने अपने रेसिंग सूट पहन लिए क्योंकि सिंगल सीटर उनके लिए ट्रैक पर लाए गए थे।
कुछ ही मिनटों में वे एक सुरक्षित गति से सुविधा के चारों ओर घूम रहे थे, ध्यान से इंजन और टायरों को गर्म कर रहे थे जबकि अपने फोकस और सजगता को तेज कर रहे थे। कुछ वार्म अप लैप्स के बाद मिस्टर ग्रांट और उनके सहायकों ने टीम आर्यन और अंसल को अपनी प्रमुख रेस रणनीति पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया। मिस्टर ग्रांट ने इस बात पर जोर दिया कि वे मोनाको में अपनी जीत के लिए अपनाई गई रणनीति के समान ही एक रणनीति अपनाएंगे, जिसमें आगे की अनूठी चुनौतियों के लिए मामूली संशोधन होंगे। उन्होंने उम्मीद की कि अंसल अपनी लाइन नहीं पकड़ेगा, बल्कि आक्रामक रूप से ड्राइव करेगा और पोडियम फिनिश का लक्ष्य रखेगा। अधिमानतः P1 रॉयल स्पीड सर्किट हमारे लिए एक नया सर्किट है, मिस्टर ग्रांट ने समझाया। हमने अभी तक इस ट्रैक पर रेस नहीं की है, इसलिए हम केवल इसकी चुनौतियों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि हमने लेआउट का सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिनिधियों को भेजा और उनके फीडबैक से पता चलता है कि यह काफी संतुलित है। उसने एक टैबलेट निकालने के लिए रुका, जिसमें अच्छी तरह से संरचित ट्रैक की हवाई छवियां दिखाई दे रही थीं। लेआउट चुनौती के मामले में 50:50 है, तंग कॉर्नर्स और लंबे स्ट्रेट्स दोनों की पेशकश करता है। ये संतुलन इसे विभिन्न रेसिंग रणनीतियों के लिए उपयुक्त बनाता है, जो ओवरटेकिंग के अवसरों की अनुमति देता है जबकि तंग हिस्सों के माध्यम से पैंतरेबाजी में हमारे कौशल का भी परीक्षण करता है। सतह में अच्छी पकड़ दिखाई देती है, जो रेस के दौरान हमें फायदा पहुंचाएगी। आर्यन की आंखें परिचित सर्किट पर घूमी। रॉयल स्पीड सर्किट अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। इसका सूरज के लिए एक आदर्श लेआउट था, जिससे घास और ट्रैक प्राकृतिक रूप से चमकते थे। खाली ग्रैंडस्टैंड्स वाली हवाई तस्वीरों ने ट्रैक की गहरी सुंदरता को और भी उजागर किया, वक्र और सीधे रास्ते। रॉयल स्पीड सर्किट वास्तव में 50:50 था। कुल मिलाकर ट्रैक निष्पक्ष लगता है, मिस्टर मोरिट्स ने मिस्टर ग्रांट के रुकने के बाद जारी रखा। अगर हम अपनी गति और मोड़ सही रखते हैं, तो मुझे हमारे लिए एक मजबूत परिणाम दिखाई देता है। चलो, आर्यन ने एक गहरी सांस ली जब वह अपनी कार का सामना करने के लिए घूमा। उसकी नजरें अंसल की अंदरूनी बड़बड़ाहट पर पड़ी, नाखुशी का एक स्पष्ट संकेत, और आर्यन ने बहरीन के बाद से इसे बहुत देखा था। आर्यन अंसल की निराशा को समझता था और अगर वह ईमानदार होता, तो वह भी दुखी होता। अंसल ऑस्ट्रेलिया के ठीक बाद शानदार फॉर्म में लग रहा था, जहां उसने सीजन का अपना पहला P1 हासिल किया था। मोनाको ने इसे दूसरा बना दिया, केवल बाद की रेसों में वह पीछे हट गया। अपना हेलमेट पहनकर आर्यन ने अपने सिस्टम को जीवंत होने दिया। शब्द स्क्रीन पर संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित हुए, इससे पहले कि उसके सामने डिलारा का एक और मूल्यांकन हुआ। मिस्टर ग्रांट आर्यन के सिंगल सीटर के पास खड़े हो गए जब वह अंदर गया, इंजन उसके नीचे गहराई से गड़गड़ा रहा था। आर्यन ने अपने टीम प्रिंसिपल को नीचे घूरते हुए देखने के लिए मुड़ा, जो स्पष्ट रूप से एक संक्षिप्त बातचीत के लिए तैयार थे, बिना रेडियो के। जल्दी से, उसने अपने हेलमेट का वाइजर ऊपर किया जब मिस्टर ग्रांट चेसिस पर झुक गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम हास को और रेस नहीं दे सकते, मिस्टर ग्रांट ने शुरू किया, और आर्यन ने सिर हिलाया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास और तुम्हारे दोस्त के पास सभी प्रमुख रेस हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक ऐसी केमिस्ट्री बनाओ जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। क्या तुम समझे? हाँ, सर, ये ट्रैम्पोस का सीजन है। हमने शानदार शुरुआत की, हमें उसी शान के साथ खत्म करना चाहिए। क्या तुम समझे? हाँ, सर, मिस्टर ग्रांट ने सिर हिलाया, अपनी कंपन करती कार को एक अच्छा, सहायक थपकी दी। ठीक है फिर, ड्राइव करो, और अपनी आंखें खुली रखो। मैं किसी प्रतिद्वंद्वी के साथ कोई संपर्क नहीं चाहता, उसने आर्यन के पीछे हास को देखते हुए कहा। उसने एक त्वरित संकेत दिया, चिल्लाया, आगे बढ़ो। आर्यन ने अपना वाइजर बंद कर लिया और आगे अंसल की कार पर ध्यान केंद्रित किया। उसका दिमाग कई विचारों से घूम रहा था क्योंकि वे आग लगाने के लिए तैयार थे। हास एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में काम करेगा और महत्वपूर्ण खतरे पैदा करेगा, जबकि आर्यन और अंसल साफ ट्रैक हगिंग और स्ट्रेट्स के प्रभावी उपयोग का अभ्यास करेंगे। उन्हें शुरू करने का संकेत दिया गया, और वे सब उड़ गए, धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए। तारांकन, तुम्हारा स्टेटस क्या है? तारांकन, मिस्टर मोरिट्स ने पूछा। आर्यन ने अपने सिस्टम के चारों ओर देखा, और सब कुछ ठीक लग रहा था। मोरिट्स के लहजे को महसूस करते हुए आर्यन हंसा। सवाल उसकी कार के बारे में नहीं था। मैं ठीक हूँ, वास्तव में ऊर्जावान हूँ, उसने जवाब दिया। तारांकन, अच्छा, चलो उड़ते हैं। तारांकन, 2 शानदार दिनों के अभ्यास के बाद एक तीसरा दिन भी आने वाला था। आर्यन एक गुण अंक के लिए संकेत देखकर खुश था। उस वृद्धि के साथ, उसके गुणों के ये मान थे। आर्यन उत्साहित था क्योंकि सिस्टम ने उसे आश्वासन दिया था कि एक बार जब सभी गुण 20 के निशान तक पहुंच जाएंगे, तो एक नया कौशल अनलॉक हो जाएगा और उसके उपयोग के लिए उपलब्ध होगा, जिससे उसकी और रेस जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह, जब गुण सभी 30 के निशान तक पहुंच जाएंगे, तो एक और कौशल अनलॉक हो जाएगा, फिर 40 के निशान पर, और इसी तरह। स्क्रीन डिस्प्ले पर अपने कौशल और तकनीकों के हिस्से को देखते हुए, आर्यन सजगता और ट्रैक जागरूकता को भी अधिकतम करने के लिए उत्सुक था।
हर कौशल को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से नहीं, 20 तक अधिकतम करने से आर्यन के लिए एक अतिरिक्त कौशल भी अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, आर्यन, मैं अपने पत्ते अच्छे से खेलूंगा, उसने खुद से कहा जब वह सुविधा के शांत क्षेत्र में दाखिल हुआ। माहौल ठंडा था, लेकिन आर्यन एक गर्म होती हुई मशीन के कॉकपिट में मिनट बिताने के बाद गर्म महसूस कर रहा था। उसने स्वाभाविक रूप से दीवार से लगी एक बेंच पर बैठ गया, सिस्टम इंटरफेस को खारिज करने से पहले अपने बैग से अपना फोन निकाला। आर्यन यह विश्लेषण करने के लिए दृढ़ था कि रॉयल स्पीड सर्किट में उसका सामना किससे होगा और प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसकी योजना बनाना था। उसने अपना फोन अनलॉक करने के लिए स्वाइप किया, सैकड़ों अनपढ़े संदेशों से उसका स्वागत हुआ। आर्यन के पास उन सभी का जवाब देने या ये जांचने का भी समय नहीं था कि उसे किसने संदेश किया है। उसने त्वरित पहुंच के लिए सारा, आमिर, मेहरा और मिस्टर शर्मा से चैट पिन कर रखी थी। अभ्यास की हुई दक्षता के साथ, उसने उनमें से प्रत्येक को तेजी से जवाब दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बिना किसी बड़ी देरी के सब कुछ पटरी पर था। अन्य संदेशों को छोड़कर, आर्यन ने F1 एप्लीकेशन खोला। ये तथ्य कि आरोनसन ने लगातार 2 ग्रैंड प्रिक्स जीते थे, उसे खाए जा रहा था। यहां तक कि वाल्डिंग ने भी पोडियम के पास लगातार फिनिश के साथ बहुत सारे अंक बटोरे होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ट्रैम्पोस की बढ़त खतरे में थी। पुष्टि करने के लिए आर्यन ने टीम स्टैंडिंग तक स्क्रॉल किया और खुद के लिए रैंकिंग की समीक्षा की। अस्थायी टीमें चैंपियनशिप स्टैंडिंग और देखें के लिए स्क्रॉल करें। पोजीशन, टीम, अंक, योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। 1. ट्रैम्पोस रेसिंग 142। 2. बुसोनो वेलोसिटा जूनियर 126। 3. हैचक मोटरस्पोर्ट 90। 4. स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर 75। 5. रेटोना रेसिंग 22। आर्यन ने राहत की सांस ली, हालांकि इसमें एक सूक्ष्म व्यंग्य का संकेत था। ट्रैम्पोस अभी भी बढ़त बनाए हुए था, जो उस विशाल अंतर के बारे में बहुत कुछ कहता था जो उन्होंने पहले बनाया था। लेकिन बुसोनो के भी 3 अंकों में होने और करीब आने के साथ, ट्रैम्पोस से एक और खराब रेस उन्हें बढ़त दिला सकती थी। आर्यन ऐसा नहीं होने देगा। यह अपने बेहतरीन रूप में प्रतिस्पर्धा थी और उसने विजयी होने की कसम खाई। अंसल के परिचित कदमों की गूंज शांत क्षेत्र में आई, जिससे आर्यन का ध्यान उसके फोन से हट गया। अंसल अपनी पानी की बोतल लेने के लिए पास से गुजरते हुए निराश दिख रहा था। उसके सामान्य शांत व्यवहार में अब एक ध्यान देने योग्य उदासी थी। तुम आज बहुत तेज थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आर्यन ने टिप्पणी की, उस बिजली को फिर से जगाने की उम्मीद में। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शनिवार को भी ऐसा ही कर सकते हो? अंसल धीरे से हंसा, एक गहरी सांस उसके होठों से निकली। उसने अपनी तौलिया से अपनी गर्दन पोंछी और अपने बैग का पट्टा पकड़ा, जो स्पष्ट रूप से दिन को समाप्त करने के लिए तैयार था। हम केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, उसने दरवाजे की ओर चलने से पहले कहा। लेकिन वह आर्यन के सामने रुक गया, एक भौं उठाते हुए। तुमने कहा था कि तुम यहां आने पर अपने परिवार से मिलना चाहोगे। तुमने अभी तक नहीं मिला है ना? नहीं, अभी तक नहीं। तुम कब मिलोगे? रेस के बाद। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, अपना फोन बंद करते हुए। मैं पहले से किसी भी चीज से विचलित नहीं होना चाहता। अभी के लिए, ये फोकस है। रविवार उनसे मिलने के लिए एकदम सही समय होगा। अंसल गर्मजोशी से मुस्कुराया, आर्यन को एक हाथ बढ़ाया। आर्यन ने जल्दी से स्वीकार कर लिया, अंसल की मजबूत पकड़ को पकड़ते हुए जब उनकी मांसपेशियां तन गईं। एक गुर्राहट के साथ, आर्यन को अपने पैरों पर खींच लिया गया और उसने अपनी पैंट झाड़ी। अपना बैग उठाते हुए, दोनों एक साथ शांत क्षेत्र से बाहर निकल गए और दिन के लिए चले गए। एपिसोड 77, रॉयल स्पीड सर्किट पर वापसी। रेस का दिन, 10 मई, रॉयल स्पीड सर्किट, मुंबई, भारत। रॉयल स्पीड सर्किट शहर के ठीक किनारे पर स्थित था और सभी टीमें तैयारियों, सेटअप, मीडिया एंगेजमेंट्स, लिस्टिंग और ब्रीफिंग के लिए समय पर पहुंची। मुंबई शहर जितना गतिशील था, सर्किट और उसके आसपास के स्थान स्प्रिंट रेस शुरू होने से पहले ही लोगों से भरे हुए थे। चाहे फॉर्मूला 1 हो या फॉर्मूला 2, खेल का रोमांच उनके लिए समान था और ये दर्शक हर पल का आनंद लेने के लिए यहां थे। ट्रैम्पोस रेसिंग 11:30 के ठीक बाद पहुंची। उनका चिकना परिवहन रेटोना की विशिष्ट बैंगनी बसों के पीछे चल रहा था। आर्यन ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें हर उस विवरण को स्कैन कर रही थी जिसे वह इस जगह की अपनी कुछ यात्राओं से याद कर सकता था। रॉयल स्पीड सर्किट अनोखा था, जिसमें इमारतें और आसपास की संगठित संरचनाएं थीं जो आमतौर पर नियमित सर्किट पर नहीं देखी जाती थीं।
ऐसा महसूस हो रहा था कि स्थान कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें मोटरस्पोर्ट रेसिंग इसका प्राथमिक कार्य है। आर्यन ने गुप्त रूप से सेटअप की प्रशंसा की। इसने एक स्पोर्ट्स स्थान को सच्चा उद्देश्य दिया, जिसमें सैकड़ों ट्रैफिक कर्मी क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे थे। शायद ये सिर्फ मुंबई की शैली है, उसने सोचा, जब उनका परिवहन रुक गया। सर्किट के बाहरी इलाके में बिखरे प्रशंसक जय जयकार में बदल गए जब वे उतरे। सुरक्षा ने तुरंत उनका स्वागत किया, उन्हें एक सुरक्षित लेन में ले जाया गया जिसका इस्तेमाल पहले रेटोना के क्रू ने किया था। सुरक्षित लेन एक झुकी हुई फुटपाथ थी जिसे प्रशंसकों से साफ किया गया था ताकि टीमें एक सुरंग के माध्यम से सुरक्षित रूप से स्थान में प्रवेश कर सके जो विभिन्न हिस्सों और सुविधाओं में बंटी हुई थी। आर्यन हंसा जब उसे कुछ महीने पहले एक सुरक्षा गार्ड के पीछे इसी रास्ते पर चलना याद आया, केवल सारा से मिलने के लिए, जो तब सचिव थी। उसने सोचा कि मिस्टर मेहरा और सारा को कैसा महसूस हो रहा होगा, या उनके दिमाग में क्या होगा, जब वे मुंबई और रॉयल स्पीड सर्किट में वापस आए। क्या हम कृपया इस तरफ चल सकते हैं? एक मार्शल ने आग्रह किया, उसकी आवाज शोर के बीच से गुजरी। टीम ने आज्ञा का पालन किया, भीड़ के माध्यम से नेविगेट करते हुए और सुरंग में प्रवेश करते हुए, जहां माहौल बदल गया। उत्साहित प्रशंसकों का कोलाहल एक धीमी गुनगुनाहट में बदल गया, जिसकी जगह चिकने कंक्रीट पर उनके कदमों की लयबद्ध थपथपाहट ने ले ली। आर्यन अंसल और मैकॉले के करीब रहा क्योंकि उन्हें स्थान में गहराई तक ले जाया गया। ट्रैम्पोस रेसिंग रेटोना के पीछे चल रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उनकी प्रगति अचानक रुक गई। सुरंग के दूर के छोर पर दो सुरक्षा गार्ड खड़े थे, जो दोनों टीमों को रुकने का इशारा कर रहे थे। एक छोटी सी समस्या, उन्होंने समझाया, क्षेत्र को साफ करने के लिए एक पल की जरूरत थी। रॉयल स्पीड सर्किट, ऐसा लग रहा था, आर्यन की कल्पना से भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला था। आखिरकार, ये चैंपियनशिप में सर्किट की पहली आधिकारिक रेस थी। दोनों टीमों को सुरंग में इंतजार करना पड़ा, जबकि समस्या को जल्द से जल्द हल किया गया। छत से आने वाली तेज सफेद रोशनी ट्रैम्पोस रेसिंग की यूनिफॉर्म के चमकीले लाल और रेटोना के गहरे बैंगनी रंग पर प्रतिबिंबित हो रही थी। दोनों टीमें सुरंग के विपरीत किनारों से चिपकी हुई थीं, उनके शरीर की भाषा कठोर थी क्योंकि वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आर्यन रेटोना की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका, ज्यादातर उनके मुख्य ड्राइवर, ओलिवर क्रिस्टेंसन को करीब से देखने के लिए, जिसके ठीक पीछे व्लाद वोलिंस्की था, जो लापरवाही से दीवार के खिलाफ झुका हुआ था। क्रिस्टेंसन एक दुबला, लंबा आदमी था जिसके साइडबन और गहरे भूरे बाल थे। 21 साल की उम्र में, वह राष्ट्रीयता से नॉर्वेजियन था। आर्यन ने क्रिस्टेंसन के व्यक्तित्व की प्रशंसा की, जिसमें एक परिपक्व शांति और अच्छी खेल भावना झलकती थी। वह ठंडी दीवार के खिलाफ वापस झुक गया, टीमों के बीच तनाव के हर सेकंड को सोख रहा था। देरी एक अनंत काल तक खींचती हुई लग रही थी, हालांकि यह सिर्फ कुछ मिनटों तक चली। फिर भी, दोनों टीमों के कुछ सदस्यों ने जलन के संकेत दिखाना शुरू कर दिया, अपने पैर हिलाते हुए और एक दूसरे पर तिरछी नजरें डालते हुए। अगर आर्यन की याददाश्त सही थी, तो रेटोना के स्टैंडिंग में वर्तमान में 22 अंक थे, जबकि ट्रैम्पोस के 142 थे। वे इस सीजन में ट्रैम्पोस को चिंता करने वाले प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इसलिए आर्यन ने उन्हें एक गंभीर खतरा नहीं माना। आश्चर्यजनक रूप से, बाकी ट्रैम्पोस टीम ने किया। उसने सीखा था कि रेटोना कभी मध्य तालिका पर ट्रैम्पोस का सबसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी रहा था। जब स्क्वाड्रा कोर्स, बुसोनो वेलोसिटा और नेवादा हंसमा जैसी जूनियर टीमें डिवीजन पर हावी थीं, हैचेक करीब पीछे थी, रेटोना और ट्रैम्पोस शीर्ष 5 में घुसने के लिए कड़ी टक्कर दे रहे थे। मार्शल अंततः वापस आ गए, वह खबर लेकर जिसका वे इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमों को अब आगे बढ़ने की अनुमति थी। रेटोना ने फिर से बढ़त ले ली। और भी लोग सुरंग में दाखिल हुए, उनकी परछायां फर्श पर फैल गईं, और आर्यन को स्वागत की फुसफुसाहट सुनाई दी। मिस्टर ग्रांट, जो पीछे घूम रहे थे, तेजी से आगे बढ़े और एक निश्चित आदमी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो दूसरों से घिरा हुआ था जो उसके अधीन लगते थे। स्वागत है, मुझे उम्मीद है कि आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, उस आदमी ने मिस्टर ग्रांट का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। धन्यवाद, और इस उत्कृष्ट सुविधा के लिए धन्यवाद, मिस्टर ग्रांट ने जवाब दिया, हाथ मिलाने से पहले टीम में वापस आने के लिए। ट्रैम्पोस क्रू के हर सदस्य ने बारी बारी से स्वागत करने वालों से हाथ मिलाया, और आर्यन ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। मैं लगभग इस आदमी के बारे में भूल गया था। वाह, आर्यन ने मन ही मन सोचा जब वह हाथ मिलाने के लिए मिस्टर खुराना के पास पहुंचा। तो वह अभी भी इस जगह का प्रबंधन कर रहा है। उसके लिए अच्छा है। स्वागत है, मुझे उम्मीद है कि आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, मिस्टर खुराना ने वही वाक्यांश दोहराया जब उन्होंने अंसल का हाथ मिलाया और फिर आर्यन की ओर मुड़े। लेकिन जैसे ही मिस्टर खुराना की नजरें उस पर पड़ीं, वह जम गया, उसकी नकली मुस्कान एक भ्रमित भौं में बदल गई। क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझे ट्रैम्पोस में साइन किया था? तुम हैरान क्यों हो? आर्यन ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, टीम के पैडॉक तक पहुंचने और तैयारियां शुरू करने के लिए उत्सुक था।
लेकिन मिस्टर खुराना, जो बहुत ज्यादा हैरान लग रहे थे, बस बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे घूरते रहे। आर्यन ने अपना हाथ वापस ले लिया और ट्रैम्पोस के पैडॉक और गैराज की ओर चल पड़ा। भीड़ की जय जयकार तेज हो गई जब वह सुरंग से बाहर निकला। जब मैं आज जीतूंगा तो मैं तुम्हें और हैरान होने के कारण दूंगा, उसने सोचा। संक्षेप में रुकते हुए उसने दृश्य को देखने के लिए एक सेकंड लिया। रॉयल स्पीड सर्किट का परिदृश्य जब उसकी आंखें उस विशेष स्थान की तलाश में थी जहां एंटोनियो लुइगी की कार ने उसे टक्कर मारी थी। उसकी नजरें पहले से ही भरे हुए ग्रैंडस्टैंड्स और फॉर्मूला एक प्रायोजक लोगों से सजे ट्रैक पर घूमी, फिर सटीक स्थान पर उतरी। हालांकि यह बहुत दूर था, उसने इसे तुरंत पहचान लिया। आर्यन। वह मैकॉले को अपने लिए हाथ हिलाते हुए देखने के लिए मुड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह गैराज की ओर भागा, जो अब गतिविधि का केंद्र था। एड्रेनालाइन उसके माध्यम से दौड़ गया, उसकी प्रत्याशा बढ़ रही थी। वह ट्रैक पर वापस आने और अपने टायरों को जीत के लिए जलाने के लिए तैयार था। एपिसोड 78, रॉयल स्पीड सर्किट पर वापसी। दो पिट में तनाव प्रत्याशा से घना था। हालांकि दोपहर के करीब आने के बावजूद हवा में एक म्यूट बूंदाबांदी वाला ग्रे रंग लटका हुआ था। आर्यन ट्रैम्पोस रेसिंग गैराज में एक बेंच पर बैठा था, सिर पीछे झुका हुआ, उसकी नजरें छत पर थी जब वह अपने कानों में भारी धातु की स्थिर धुन सुन रहा था, अपने नसों को शांत करने के लिए एक व्यक्तिगत अनुष्ठान। लेकिन उसका ध्यान तब टूटा जब एक टीममेट झुक गया, उसकी एकांतता में खलल डालते हुए। आज तुम्हारे पीछे 33% लोग हैं, आर्यन। उन्होंने अपनी लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर रखा है, क्रू मेंबर ने आग्रह किया, उसकी आवाज प्रेरणा और विनती के बीच कहीं थी। अगर तुम किसी भी चीज के लिए नहीं जीत सकते, तो हमारे लिए जीतो। वे 33% लोग नासमझ नहीं हैं, वे जानते हैं कि उन्होंने तुम पर अपना पैसा क्यों लगाया है। आर्यन ने एक टेढ़ी मुस्कान दी, एक मुस्कुराहट का संकेत। जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, मैकॉले ने पीछे से हस्तक्षेप किया, अति उत्सुक क्रू मेंबर को एक उपहास के साथ अलग धकेल दिया। उसे यह बकवास बताना बंद करो, मैकॉले ने कहा, मजाकिया क्रू मेंबर पर भौहें चढ़ाते हुए, फिर अपना ध्यान आर्यन पर केंद्रित किया। आर्यन की मुस्कान मनोरंजन से चौड़ी हो गई, जैसे वह हंसी रोक रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कम से कम शीर्ष 5 में फिनिश कर सकते हो? ऐसे मुकाबले के साथ P8 से शुरू करना एक मुश्किल काम है, और हमें शीर्ष पर बने रहने के लिए तुमसे और अंसल से कम 2 अंकों के अंक चाहिए, मैकॉले ने कहा। तो क्या तुम कर सकते हो? हाँ, मैं करूंगा। पोडियम मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं P5 से नीचे फिनिश नहीं करूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैकॉले की भौहें नर्म हो गईं। एक हल्की मुस्कान उसके मुंह के कोने में खींच गई जब उसने ठंड के खिलाफ खुद को कुछ गर्मी देने के लिए अपने दस्ताने वाले हाथों को एक साथ रगड़ा। ये सीधे तुमसे सुनना अच्छा लगा। उसने आर्यन के पार देखा, उस पैडॉक की ओर जहां ग्रैंडस्टैंड्स दर्शकों की एक स्थिर गुनगुनाहट के साथ भिनभिना रहे थे। सुबह की स्प्रिंट रेस ने टीम के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया था, जिसमें अंसल ने पोल पोजीशन से P1 लेने के लिए हावी हो गया था, जबकि हास ने P4 हासिल किया था, जो कुछ ही सेकंड से शीर्ष 3 फिनिश से चूक गया था। यह एक अच्छा परिणाम था, लेकिन एक बार फिर आर्यन संतुष्ट नहीं था। पहले की तरह शीर्ष टीमों ने स्प्रिंट रेस में भाग लेने के लिए अपने रिजर्व को रखा था, और अपने मुख्य ड्राइवर्स को नहीं, जो अंसल के लिए कम प्रतिस्पर्धा था। आर्यन ने फिर भी उसे बधाई दी और दिन के मुख्य आयोजन के तेजी से नजदीक आने पर उसे और भी बेहतर प्रदर्शन करने का आग्रह किया। लाइट्स आउट होने में कितना समय है? आर्यन ने पूछा, अपनी नजरें मैकॉले पर टिकाते हुए। मैकॉले दरवाजे पर रुका, उसकी भौहें तन गईं जब उसने अपनी घड़ी देखी। लगभग 1 घंटा, उसने जवाब दिया, धुंधले आसमान की ओर देखते हुए। यह मौसम ऐसा महसूस कराता है जैसे हम एक प्रतीक्षा कक्ष में हैं, है ना? आर्यन हंसा, अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा से यहीं बैठा हूं। मैकॉले ने एक जानने वाली सहमति में सिर हिलाया। चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ग्रिड लाइट्स का एक सेट लगा सकता हूं ताकि तुम अंसल के वापस आने तक अपने सजगता को तेज रख सको। अच्छा लगता है, आर्यन ने जवाब दिया, सुस्त शांति को दूर करने के लिए उत्सुक। उसकी उंगलियां प्रत्याशा में मुड़ी जब उसने अपना हेडसेट नीचे रखा, पहले से ही शुरुआती लाइट्स की कल्पना करते हुए। अंसल कुछ क्षण बाद दाखिल हुआ, आर्यन का अभिवादन करने से पहले चुपचाप आर्यन के बगल वाली बेंच पर बैठ गया। वह चुप रहा, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाने के लिए झुक गया जब वह अंतहीन रूप से फर्श को घूरता रहा। आर्यन ने सीखा था कि यह अंसल का एक रेस के लिए तैयार होने का तरीका था, चुप रहकर और एक यादृच्छिक स्थान पर ध्यान केंद्रित करके। उसकी ठंडी आंखें विशेष रूप से किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं थीं। आज, हालांकि, उसकी नजरों में कुछ और तीव्र था, उसकी आंखें तेज थीं, लगभग बर्फीली, और उसके चेहरे का एकमात्र हिस्सा काले बालाक्लावा के नीचे दिखाई दे रहा था जो उसकी नाक और मुंह को ढके हुए था। वह आधा कपड़े पहने हुए था, केवल एक फिटेड वेस्ट, कंप्रेशन आस्तीन और बूट्स पहने हुए था। आर्यन, दूसरी ओर, केवल अपनी वेस्ट और बूट्स पहने हुए था।
वह अंसल से बात करना चाहता था, लेकिन मैकॉले और कुछ अन्य क्रू सदस्य अंदर आ गए। उनकी उपस्थिति शोरगुल और भीड़ भरी थी। लाइट्स आउट होने में 40 मिनट बचे हैं सज्जनों, मैकॉले ने घोषणा की, अपने कब्जे में एक टैबलेट के साथ आर्यन की ओर बढ़ते हुए। चलो जल्दी से देख लेते हैं। गैफर यहाँ होगा। अंसल ने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसका अनुष्ठान कभी भी किसी के द्वारा बाधित नहीं होता था अगर मिस्टर ग्रांट नहीं होते। आर्यन सीधा बैठ गया और टैबलेट स्वीकार कर लिया, उसकी स्क्रीन को टैप करते हुए जब वह जीवंत हो गई। सभी लाइट रिएक्शन अभ्यास से वही सेटअप जो उसने अभ्यास किया था, और आर्यन इसमें अच्छा हो रहा था। उसने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया। सत्र के बाद सत्र से गुजरते हुए जब कुछ क्रू सदस्य पास में इकट्ठा हो गए, बढ़ती उत्तेजना के साथ उसकी प्रगति देख रहे थे। अपने 55वें सत्र के अंत में आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी उंगलियां स्क्रीन से उठ गईं जब क्रू ने जयकार की। इतने सारे राउंड में एक प्रभावशाली 84% सटीकता। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। आर्यन खड़ा हो गया, जोर से पलकें झपकाते हुए जब उसने अपनी आंखें रगड़ी, जो लगातार फोकस से दुख रही थीं। ग्रिड लाइट्स अभी भी उसकी दृष्टि में एक आफ्टर इमेज की तरह चमकती हुई लग रही थी जो दूर देखने पर भी बनी रहीं। उसने तेजी से पलकें झपकाईं, फिर अपना सिर साफ किया और उस जगह पर चला गया जहां उसका रेसिंग सूट मुड़ा हुआ था, तैयार। अंसल भी उठ खड़ा हुआ, उसका शांत क्षण आखिरकार खत्म हो गया। भीड़ की जय जयकार की गुनगुनाहट और उद्घोषणा उनके चारों ओर स्क्रीन और स्पीकर से गूंज उठी। उद्घोषक की आवाज तेज हो गई, दर्शकों का स्वागत करते हुए और सीजन की हाइलाइट्स का विवरण देते हुए जब वे मध्य सीजन के करीब पहुंचे। दोनों युवा ड्राइवर्स अपने सूट में घुस गए, कपड़ा उनके शरीर से एक दूसरी त्वचा की तरह चिपक गया। ट्राम्पोस के बोल्ड सफेद अक्षर उनकी छाती पर फैले हुए थे, कमरे की रोशनी को पकड़ते हुए और उन्हें उस पल में स्थिर करते हुए। यह इंडियन ग्रैंड प्रिक्स था, और उन्होंने जिसके लिए ट्रेनिंग की थी वह सब कुछ सामने था। आर्यन ने अपना बालाक्लावा खींचा, फिर अपने दस्ताने पकड़ को महसूस करने के लिए अपनी उंगलियों को फ्लेक्स किया। अपनी आंख के कोने से उसने अंसल का अध्ययन किया, जिसका भाव शांत और भयंकर के बीच कहीं था। वह न तो खुश दिख रहा था और न ही दुखी, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था, अगर आर्यन इसे ऐसा कह सकता है। अंसल ने आर्यन की जांच करने वाली नजरों को देखा और अपने हेड सॉक के नीचे हंसा। क्या कुछ गड़बड़ है? आर्यन ने कंधे उचकाए। नहीं, बस तुम बहुत तैयार लग रहे हो। अंसल ने अपनी आंखें घुमाईं, अपनी कलाइयों को रगड़ते हुए। क्या हमें नहीं होना चाहिए? इसके अलावा गैफर यहाँ है। आर्यन मिस्टर ग्रांट और मिस्टर मोरिट्स को कमरे में कदम रखते हुए देखने के लिए मुड़ा, उनके भाव हमेशा की तरह केंद्रित थे। एपिसोड 79, रॉयल स्पीड सर्किट में लाइट्स आउट। ट्रैम्पोस रेसिंग के दोनों ड्राइवर्स P4 और P8 से शुरू हो रहे थे, एक टीम के लिए काफी ठोस स्थिति, फिर भी आगे के अभिजात वर्ग के ड्राइवर्स के साथ तोड़ना मुश्किल होगा। आर्यन और अंसल दोहरी आगे की रणनीति को अंजाम देने पर केंद्रित थे, जहां आर्यन P8 से शुरू करते हुए एक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएगा। अंसल P4 पर पकड़ बनाए हुए एक स्थिर गति बनाए रखेगा, ओवरटेक के खिलाफ अपनी लेन का बचाव करते हुए आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश करेगा। योजना आर्यन पर निर्भर थी कि वह ऊपरी मध्य क्षेत्र में अराजकता पैदा करे, संभावित रूप से आगे के ड्राइवर्स को अस्थिर करे। यह अंसल को निष्क्रिय से आक्रामक में बदलने की अनुमति देगा, P3, P2 या यहां तक कि P1 का दावा करने के लिए व्यवधान का लाभ उठाएगा। संक्षेप में, मिस्टर ग्रांट चाहते थे कि आर्यन वहां भयंकर हो, और आर्यन इस तरह के काम को स्वीकार करने से ज्यादा खुश था। दोनों ड्राइवर्स अपने हेलमेट मजबूती से हाथ में लेकर गैराज से बाहर निकले। बाहर सर्किट की दहाड़ तेज हो गई, साथ ही गैराज के भीतर गतिविधि की स्थिर हलचल भी। प्रत्याशा स्पष्ट थी क्योंकि इंतजार खत्म हो गया था। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स शुरू करने का समय आ गया था। आगे रॉयल स्पीड सर्किट के 45 थकाऊ लैप्स थे, एक रेस जो फॉर्मूला 2 में हर ड्राइवर और टीम के लिए महत्वपूर्ण वजन रखती थी, खासकर सीजन के मध्य अंतराल से पहले अंक दांव पर थे। उद्धरण चिन्ह बूसोनो वेलोसिटा 13, मैक्स एडम्स 67, डेनियल वाल्डिंग विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ट्रैम्पोस रेसिंग 43, अंसल हान 21, आर्यन वर्मा विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह हैचक मोटरस्पोर्ट 33, पीटर डी क्लर्क 09, शॉन आरोनसन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्घोषक जारी रहा, उसकी आवाज सर्किट स्पीकर के माध्यम से गूंज रही थी जब उसने रेस के लिए निर्धारित ड्राइवर्स के नामों की घोषणा की। रोस्टर तय हो गया था, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था, और प्रत्येक घोषित ड्राइवर को भाग लेना आवश्यक था। जब हैचक मोटरस्पोर्ट के ड्राइवर्स का नाम लिया गया, तो ग्रैंडस्टैंड से तालियों और जयकारों की एक गगनभेदी लहर उठी, जो किसी भी अन्य टीम की तुलना में ध्यान देने योग्य रूप से तेज थी। आर्यन ने तुरंत ध्यान दिया। एक भारतीय टीम होने के नाते हैचक का भारी प्रशंसक समर्थन स्पष्ट था, और भीड़ के उत्साह ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की।
जिज्ञासु आर्यन आगे बढ़ा और गैराज से बाहर झांका और उसके संदेह की पुष्टि हुई। ग्रैंडस्टैंड्स हैचेक के सिग्नेचर नारंगी का एक जीवंत समुद्र थे क्योंकि बैनर, टोपियां और झंडे गुस्से से लहरा रहे थे, सर्किट के उस हिस्से को ऊर्जा और रंग की दीवार में बदल रहे थे। यहां तक कि नम, उदास माहौल भी प्रदर्शन की जीवंतता को कम नहीं कर सका। स्प्रिंट रेस के बाद थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, जिससे तापमान और भी कम हो गया था और पूरे सर्किट पर एक धुंधली चमक आ गई थी। नमी ने ट्रैक को लगभग एक परावर्तक गुणवत्ता दी थी, जिसमें परिवेश की रोशनी एक नर्म चमक डाल रही थी जो चिकने डामर के खिलाफ टिमटिमा रही थी। कुछ पोखर जमा हो गए थे, जिससे ट्रैक के साथ टूटे हुए पैच बन गए थे। आर्यन इस तरह की चुनौती की परत पर ड्राइव करने के लिए रोमांचित था। प्रतिकूल मौसम में रेसिंग कुछ ऐसा था जिसका उसने सिम्युलेटर में अनगिनत बार अभ्यास किया था, लेकिन अब उसके पास खुद को वास्तविकता में साबित करने का मौका था। वह गैराज के दिल में वापस चला गया जहां कारें तैयार थीं। अंसल ने अपना हेलमेट पहले ही पहन लिया था। वाइजर नीचे, टीम के मुख्य इंजीनियर के साथ बातचीत में तल्लीन था। महासंघ के स्टीवर्ड गैराज के चारों ओर घूम रहे थे, हाथ में क्लिपबोर्ड, अपने नियमित प्री रेस निरीक्षण कर रहे थे। ट्रैम्पोस क्रू ने उन्हें जगह दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ नियमों के अनुरूप था। आर्यन ने अपना हेलमेट खींचा और पट्टियों को समायोजित किया, इसे कसकर सुरक्षित किया। गैराज तुरंत उसके वाइजर के दृश्य क्षेत्र तक सीमित हो गया और उसका दिमाग केंद्रित हो गया। ठीक है, आर्यन ने मन ही मन कहा, हेलमेट की आंतरिक गंध की गहरी सांस लेते हुए। उसने एक महिला क्रू मेंबर को एक त्वरित थम्स अप दिया जो एक टैबलेट के साथ उसके पास आए, अपनी खुद की टेलीमेट्री की समीक्षा कर रही थी। टीम ने नम ट्रैक के अनुकूल होने के लिए उसके ब्रेक बायस और टायर दबाव को समायोजित किया था, जिससे आगे की चुनौतीपूर्ण वायुमंडलीय परिस्थितियों के लिए पकड़ बढ़ गई थी। आज तुम भाला संभाल रहे हो? उसने पूछा जब आर्यन ने जानकारी पर सिर हिलाया। उसने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपना सिर हिलाया। हाँ, हान मेरे द्वारा मचाई गई किसी भी अराजकता से निपटेगा, उसने जवाब दिया। ठीक है, फिर उसने कहा, अपनी नजरें चारों ओर घुमाते हुए। क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आर्यन अच्छी तरह से सुसज्जित है? इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, कई क्रू सदस्यों ने उसे घेर लिया, उसके सूट में अंतिम समायोजन करते हुए। उन्होंने हर विवरण की जांच की, सीमों को खींचते हुए, सिलवटों को चिकना करते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह पूरी तरह से फिट था। आर्यन ने आह भरी, चारों ओर देखते हुए जब उद्घोषक की आवाज एक बार फिर रॉयल स्पीड सर्किट से गूंज उठी, ये संकेत देते हुए कि रेस का समय नजदीक आ रहा था। मिस्टर ग्रांट ने पहले ही अपने सामान्य व्यूइंग पोस्ट पर अपनी जगह ले ली थी। उसके पास अपने ड्राइवर्स से कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि जीत ही अब एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। गैराज धीरे धीरे खाली हो गया क्योंकि टीम क्रू पैडॉक की ओर बढ़ गया, केवल मुख्य इंजीनियरों और मैकेनिकों को आर्यन और अंसल को उनके कॉकपिट में सहायता करने के लिए पीछे छोड़ दिया। हास आर्यन के पास से गुजरा, उसे कंधे पर एक मजबूत थपकी दी और अपने वाइजर के माध्यम से उससे आंखें मिलाईं। कृपया, बस हमारी बढ़त का अंतर वापस पाने में मदद करो, उसने जवाब का इंतजार किए बिना पैडॉक की ओर बढ़ने से पहले बुदबुदाया। आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और आज हमारे मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत है, सर एंथनी डिसूजा, डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल राज्य सचिव, जो फॉर्मूला 2 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के उत्साह को देखने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब वह अंसल का इंतजार कर रहा था, आर्यन ने खुद को एक संक्षिप्त क्षण के लिए अपने सामने की 2 सिंगल सीटरों का अध्ययन करने की अनुमति दी, जो प्रत्याशा में तैयार थीं। चिकनी मशीनें गैराज की रोशनी के नीचे चमक रही थीं, कार्रवाई के लिए तैयार थीं। उसके सिस्टम ने पुष्टि की कि वे तैयार थे, जिससे आर्यन को उनके प्रदर्शन के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। अंसल जल्द ही दौड़कर आया, आर्यन को बगल में जोर से धक्का दिया। ये चलो शुरू करें का संकेत था और आर्यन ने इसे बहुत अच्छी तरह से लिया। साथ में, वे कारों की ओर बढ़े, जिन्हें गैराज के मुहाने पर लाया गया था। जैसे ही आर्यन कॉकपिट में अंसल के पीछे गया, रॉयल स्पीड सर्किट ग्रैंडस्टैंड से जय जयकार की आवाज चरम पर पहुंच गई। सभी 30 कारों को उनकी टीम गैराज से निकलते हुए देखने का नजारा एक रोमांचकारी माहौल बना रहा था जिसने ठंडी हवा को विद्युतीकृत कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रॉयल स्पीड सर्किट, मुंबई में आज 17 डिग्री सेल्सियस का ठंडा, हवादार दिन है। दुनिया भर में ट्यून करने वाले सभी को सुप्रभात और फॉर्मूला 2 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कारें ग्रिड पर आ रही हैं क्योंकि हम लाइट्स आउट के करीब पहुंच रहे हैं। शॉन आरोनसन पोल पर है, मैक्स एडम्स P2 पर है और मल्होत्रा P3 पर है। क्या आरोनसन इस शानदार नए सर्किट पर अपनी पोल पोजीशन को एक और जीत में बदल सकता है? एक जीत हैचेक के अंक कुल को बढ़ाएगी लेकिन फिर भी दूसरे स्थान के लिए वेलोसिटा जूनियर को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
और हमारे वर्तमान लीडर्स ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए ये रेस मध्य सीजन तक उनके भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होगी। वेलोसिटा जूनियर पर 16 पॉइंट की संकीर्ण बढ़त के साथ उन्हें हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, न केवल एक ड्राइवर को आगे लाने के लिए बल्कि दोनों को, अगर वे अपनी प्रमुख बढ़त हासिल करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह निश्चित रूप से अंसल हान P4 से शुरू करता है, दानी वाल्डिंग P5 से, ओलिवर क्रिस्टेंसन P6 से, एल्बर्ट डेरेस्टेपेन P7 से और आर्यन वर्मा P8 से। अब सभी ग्रिड पर हैं, सभी की नजरें लाइट्स पर हैं क्योंकि हम एक महाकाव्य रेस के लिए तैयार हैं। तारांकन, हम हर सेकंड तुम्हारे साथ रहेंगे। बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो और कृपया कर्व्स का ध्यान रखना, वे बूंदाबांदी से चिकने होंगे। तारांकन, हाँ सर, आर्यन ने जवाब दिया। तनाव के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। कॉकपिट के अंदर गर्मी बाहर के ठंडे नम माहौल के विपरीत लगभग दम घोंटने वाली थी। उसकी आंखें उसके वाइजर के पीछे तेज हो गईं। डेरेस्टेपेन की कार पर टिकी थी जो पंक्ति 8 के अंदर उसके बगल में स्थित थी। जैसे ही गीला ट्रैक आगे बढ़ा, आर्यन के सिस्टम ने विस्तृत विश्लेषण प्रदान किए, जिससे उसे एक परफेक्ट शुरुआत के लिए संभावित मार्गों की योजना बनाने में सहायता मिली। आर्यन को यह चुभने वाली भावना थी कि ऊपरी मध्य क्षेत्र उसे मिस्टर ग्रांट की अपेक्षा से अधिक समस्याएं दे सकता है। वोलिंस्की उसके ठीक पीछे था, डीक्लर्क करीब से पीछा कर रहा था। वे अभिजात वर्ग नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे ओवरटेक करने के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते थे। आर्यन की नजरें सहज रूप से गैंट्री पर चली गईं जब पहली लाल बत्ती जली। उसका सोम्बर कोर गहराई से गूंज रहा था, लगभग प्रत्याशा में। दूसरी बत्ती जली, उसके बाद तीसरी, जब रॉयल स्पीड सर्किट पर भीड़ की जय जयकार तेज हो गई, ग्रिड पर बढ़ते तनाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। फिर चौथी बत्ती आई और पांचवीं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए आर्यन के विचार उन लोगों पर गए जो निस्संदेह इस रेस को देख रहे होंगे। वह जानता था कि मुंबई में जिन कई लोगों के साथ वह बड़ा हुआ था, वे अपनी टीवी स्क्रीन के सामने थे या इस समय रॉयल स्पीड सर्किट में भी मौजूद थे। उसकी माँ और बहन निश्चित रूप से देख रही थीं। यहाँ तक कि मिस्टर खुराना, वह कमीना, भी शायद अपने ऑफिस में था, अपनी खिड़की के आराम से देख रहा था। आर्यन को इस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में सब कुछ साबित करना था। उसने 0 किलोमीटर घंटा से 90 किलोमीटर घंटा तक की चिंताजनक गति से त्वरण में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही सभी 5 बत्तियां गायब हो गईं, ग्रिड इंजनों की गगनभेदी दहाड़ के साथ फट गया। नमडामर के खिलाफ टायर हिंसक रूप से चीख रहे थे क्योंकि 30 कारें अपने शुरुआती बक्सों से आगे बढ़ीं। उद्धरण चिन्ह लाइट्स आउट। आरोनसन को एक अच्छी शुरुआत मिलती है क्योंकि मैक्स एडम्स पीछे छिप जाता है। कबीर मल्होत्रा के अंदर अंसल हान पर नजर रखें, लेकिन शॉन आरोनसन पहले कोने से आराम से निकल जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन लॉन्च पर 5 ग्राम बल के टकराने पर भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने गति और त्वरण के उछाल का उपयोग किया। डेरेस्टेपेन के साथ 1.1 सेकंड के लिए गर्दन से गर्दन रेस करते हुए 7वें स्थान पर फिसल गया। यह एक आदर्श स्थिति नहीं थी। कारों का झुंड अराजक बना रहा क्योंकि पैक पहले कव एक दाहिने हाथ वाले की ओर बढ़ा। आर्यन अंदर की तरफ चिपका रहा, क्रिस्टेंसन को पार करने के लिए एक चाल की गणना करते हुए डेरेस्टेपेन पर नजर रखी, जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए उत्सुक था। टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3, तारांकन P3, तारांकन अंसल मोड़ों पर बुदबुदाया। यह अच्छा है, आर्यन ने सोचा, हालांकि उसे संदेह था कि अंसल इसे लंबे समय तक पकड़ पाएगा। उसे संदेह था कि लीडरबोर्ड स्थिर होने से पहले फेरबदल करेगा। लीडिंग कारें पहले स्ट्रेट के पास पहुंची जो रॉयल स्पीड सर्किट से होकर गुजरती थी। 6 किलोमीटर सर्किट के रूप में पहला और सबसे लंबा स्ट्रेट शायद एक समानता लेन के रूप में काम करता था। कव आगे की ओर संरेखित था और सभी ड्राइवर्स जानते थे कि वे ब्रेक छोड़ सकते हैं और इस बार एक्सीलरेटर के लिए जा सकते हैं। आर्यन ने चालाकी से आखिरी मोड़ एक दाहिने हाथ वाले के इंटीरियर से चिपके रहा, ये जानते हुए कि यह अंदर की लेन के लिए उसके पक्ष में सीधा हो जाएगा। उसने स्ट्रेट की शुरुआत में क्रिस्टेंसन से पहले कुशलता से फिसल गया, लेकिन आर्यन आसानी से ट्रैक लाइन का पालन नहीं कर सका जैसा कि वह सिस्टम की गति की सिफारिश का कर सकता था। 12.5% उसने क्रिस्टेंसन को काटा, लेकिन इतनी गति के साथ वह बहुत दूर चला गया और क्रिस्टेंसन दाईं ओर से निकलने और कुछ ही सेकंड में पीछे को फिर से हासिल करने में सक्षम था। आर्यन को पीछे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे आधिकारिक तौर पर स्ट्रेटवे पर आ गए थे। इंजन शक्ति के साथ गूंज उठे, सभी कारें गीले ट्रैक पर तेज गति से आगे बढ़ीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब लीडिंग कारें क्रिस्टेंसन की भीग स्ट्रेट पर जलती हुई नीचे चली गईं। उनके टायरों ने स्प्रे की दीवारें उठा दीं। पानी की चादरें हवा में उठी, बारिश में चांदी के बैनर की तरह टिमटिमाती हुई। क्रिस्टेंसन जिन पोखरों से गुजरा, उनसे बूंदें उड़ गईं, आर्यन के वाइजर में सितारों की तरह बिखर गईं। आर्यन को पता नहीं था कि बूंदाबांदी ने बहुत सारा पानी जमा कर लिया था।
वह केवल उन समस्याओं की कल्पना कर सकता था जो इसके साथ आएंगी। दर्शकों के लिए यह अधिक महिमा और मनोरंजन था, लेकिन उसके और अन्य ड्राइवर्स के लिए यह आपदा का अग्रदूत था। तारांकन स्प्रे को तुम्हें अंधा न करने दो। जरूरत पड़ने पर अपने वाइपर का इस्तेमाल करो। तारांकन तारांकन एपिसोड 80। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स गैप ने लीडरबोर्ड को संरचना दी। कारें निश्चित स्थिति पर थीं क्योंकि वे सर्किट के पार दौड़ रही थीं, टायरों से पानी हवा में ऊंचा उछल रहा था। यह आर्यन के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षण था, जो डीआरएस को सक्रिय करने के सही समय का अनुमान लगाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका सिस्टम अभी भी ट्रैक का विस्तृत विवरण प्रदान करने में कामयाब रहा, लेकिन आगे क्रिस्टेंसन की कार के बारे में सटीक जानकारी देने में विफल रहा। अपनी सहज प्रवृत्ति और आगे की ओर मुड़ते रंबल स्ट्रिप्स पर भरोसा करते हुए आर्यन ने जल्दी से आने वाले मोड़ के लिए खुद को तैयार किया। उसने अपने मिरर्स पर एक त्वरित नजर डाली, ये देखते हुए कि उसके टायरों द्वारा उठाए गए पानी की चादरों ने डेरस्टेपेन के दृश्य को भी कैसे बाधित किया। 65% ट्रैक्शन आशाजनक नहीं लग रहा था, और 80 किलोमीटर घंटा गति में बहुत ज्यादा गिरावट जैसा महसूस हो रहा था। फिर भी आर्यन ने सिफारिश का पालन किया, ये समझते हुए कि यह उसे और उसके डलारा को चिकने डामर के अनुकूल होने में मदद करने के लिए कैलिब्रेट किया गया था। आर्यन के टायर कर्व के ऊपर से गुजरे जब वह फिर से अंदर की लाइन से चिपका रहा। कारें अभी अभी गीले स्ट्रेट से निकली थीं, जिससे दृश्यता एक बार फिर साफ हो गई। कभी हार न मानते हुए, जैसा कि टीम की रणनीति आज मांग कर रही थी, आर्यन क्रिस्टेंसन के बैंगनी डलारा को ओवरटेक करने पर केंद्रित रहा। क्रिस्टेंसन आर्यन के दृढ़ संकल्प को देखते हुए कर्ब्स के करीब चला गया, मोड़ के बॉटलनेक के पास पहुंचते ही उसकी लाइन को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वह डेरस्टेपेन को खुली बाहरी लेन का फायदा उठाते हुए नोटिस करने में विफल रहा, जिसने P6 का दावा करने के लिए एक चिकनी ड्रिफ्ट को अंजाम दिया जब बाएं हाथ का मोड़ दाएं में बदल गया। उद्धरण चिन्ह ... और एल्बर्ट डेरस्टेपेन से वह कैसा रहा? शीर्ष 5 के करीब पहुंचने के लिए एक शानदार दोहरा ओवरटेक... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है तुम पर, आर्यन ने सोचा, क्रिस्टेंसन पर अपमान निर्देशित करते हुए जब ट्रैक के संक्रमण ने उन्हें अगल बगल ला दिया। डेरस्टेपेन का काला और सुनहरा डलारा आक्रामक पैंतरेबाजी के बाद थोड़ा फिसला, लेकिन ये स्थिर रहा। P7 आर्यन का था क्योंकि लेन उसके पक्ष में मुड़ी हुई थी। उसने आखिरी और सबसे घुमावदार कर्व से निपटने से पहले लीडरबोर्ड को स्थानांतरित करने के लिए क्रिस्टेंसन से थोड़ा आगे निकल गया। डेरस्टेपेन मोड़ों के माध्यम से दृढ़ रहने में कामयाब रहा क्योंकि कारें हरियाली के माध्यम से बुनी हुई थीं, इससे पहले कि वे एक सीधे रास्ते पर जाती जो ग्रिड पर वापस जाती थी। जैसे ही स्ट्रैटवे खुला, आर्यन ने अपना मौका देखा। इंजनों की दहाड़ हवा में भर गई क्योंकि सभी कारें पूरी थ्रॉटल पर आ गईं। उसका रियर विंग समायोजित हो गया, जिससे उसे गति का एक अतिरिक्त विस्फोट मिला। उसने डेरस्टेपेन के स्लिपस्ट्रीम का फायदा उठाया। आर्यन के चेसिस से एक नारंगी चिंगारी संक्षिप्त रूप से चमकी जब वह आगे बढ़ा। आर्यन डेरस्टेपेन के दाईं ओर से ग्लाइड किया, ग्रिड पार करते ही सहजता से आगे बढ़ गया। तारांकन अच्छा है, दोस्त। अच्छी रेसिंग, अच्छी रेसिंग। तारांकन 25% टर्न एक सामने आया, और आर्यन ने इसे सटीकता के साथ पार किया, सिस्टम की गति और गतिशीलता की सिफारिशों का पालन करते हुए। उसका ध्यान टर्न 3 पर दानी वाल्डिंग के नीले डलारा पर मंडराते हुए होलोग्राफिक नंबर 5 पर स्थानांतरित हो गया। हालांकि वाल्डिंग अभी भी बहुत आगे था, आर्यन जानता था कि समय, निरंतरता और गणना किए गए मूव्स गैप को कम कर देंगे। तारांकन मुंबई में तूफान। खबर है कि यह इस तरफ आ सकता है। तारांकन, यह एक बड़ी समस्या है ना? तारांकन बेशक, जल्दी आगे बढ़ो। तारांकन मिस्टर मोरिट्स ने अंसल और आर्यन दोनों के साथ एक दोहरी संचार चैनल पर स्विच किया। तारांकन तुम दोनों, जल्दी आगे बढ़ो। तारांकन कबीर ने अंसल से P3 वापस ले लिया था, और दोनों प्रभुत्व के लिए एक भयंकर लड़ाई में बंद थे। इस बीच, आर्यन वाल्डिंग पर एक और ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बुसोनो ड्राइवर ने मोड़ों के माध्यम से एक बेहतर लेन लाभ बनाए रखा। स्ट्रेट्स पर, वाल्डिंग का बेहतर त्वरण उसे पहुंच से बाहर छोड़ देता था, यहां तक कि आर्यन के DRS लगे होने पर भी। इस गतिशीलता ने आर्यन को क्रिस्टेंसन के प्रति संवेदनशील बना दिया, जिसने डेरस्टेपेन से P7 वापस ले लिया था और तेजी से करीब आ रहा था। जैसा कि मिस्टर मोरिट्स ने चेतावनी दी थी, आसमान और भी दमनकारी हो गया। भारी तूफानी बादल आश्चर्यजनक गति से लुढ़क आए, उनकी चारकोल छाया ने रॉयल स्पीड सर्किट पर गहरी छाया डाली। धिक्कार है, आर्यन ने बुदबुदाया, उसकी आंखें अशुभ क्षितिज पर दौड़ रही थीं। गरज की एक सूक्ष्म गड़गड़ाहट उसके कानों तक पहुंची, और हवा सर्किट के माध्यम से कोड़े मारने लगी। तारांकन हम टायर ट्रैक्शन की जांच करते रहेंगे। जल्द ही कम दृश्यता और गीले पैच की उम्मीद करें। 5 मिनट में हल्की बारिश का पूर्वानुमान।
तारांकन तारांकन डैशबोर्ड पर एक गीला मौसम चेतावनी प्रतीक चमक गया, जिसने ड्राइवर्स को 15वां लैप शुरू करते ही अनिवार्य रूप से फिसलन भरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। कुछ टीमें, जैसे ट्रैम्पोस, अपने ड्राइवर्स को जल्दी पिट करने पर बहस कर रही थी, जबकि अन्य ने मौसम के बहुत खतरनाक होने से पहले सुधरने पर जुआ खेलने का फैसला किया। बारिश के खतरे ने आर्यन को परेशान करना शुरू कर दिया। चुनौती उससे कहीं ज्यादा भयंकर थी, जिसमें वह भाग लेने के लिए उत्सुक था। उसने अपने पहिए को और कसकर पकड़ा और गीले स्ट्रेट से तेजी से गुजरा, इस प्रक्रिया में पानी उठाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मौसम आज निष्पक्ष से बहुत दूर है, जॉन, और ट्रैक भी। तूफानी बादल व्यवहारिक रूप से हम पर सांस ले रहे हैं, और यह निश्चित रूप से ड्राइवर्स के साथ चालें खेलना शुरू कर सकता है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। तुम बिल्कुल सही हो, स्टीव। अब उन्हें अपनी लाइन, अपनी गति, अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स का दूसरा अनुमान लगाना होगा। कोई भी गलत निर्णय, खासकर इस मौसम में, आपदा का कारण बन सकता है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और बारिश के साथ ऐसा लग रहा है कि यह बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। हम कुछ टीमों को उन महत्वपूर्ण टायर परिवर्तनों को करने के लिए हाथ पांव मारते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जोखिम है, आप बहुत जल्दी पिट करते हैं, आप जमीन खो देते हैं। बहुत देर से पिट करते हैं, और यह एक फिसलन भरी गड़बड़ है। एक जुआ, इसमें कोई शक नहीं। आर्यन की कॉर्नर चॉपिंग की सहज प्रवृत्ति तब सक्रिय हो गई जब वह मोड़ों के पास पहुंचा। क्रिस्टेंसन ने उसे भयंकर रूप से दबाया। कर्ब्स की ओर बढ़ते हुए आर्यन ने अनुशंसित गति के साथ संरेखित करने के लिए पर्याप्त ब्रेक लगाया, वाल्डिंग के पहले के ड्रिफ्टिंग टायर के निशान से चिन्हित मोड़ के शीर्ष की ओर ग्लाइड करते हुए। क्रिस्टेंसन ने आर्यन का पीछा किया जैसे एक मक्खी मोड़ में, और आर्यन उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। कम गति के साथ आर्यन ने अचानक हुक किया, क्रिस्टेंसन की बनती गति को काट दिया। और जितनी जल्दी उसने ब्रेक लगाया, आर्यन ने त्वरण किया, उच्च लेकिन इतना कम कि टायर लॉकअप से बच सके। आर्यन क्रिस्टेंसन को कॉर्नर चॉप करने में सक्षम था, लेकिन डेरस्टेपेन को नहीं। बेल्जियम, जो केवल 1 सेकंड पीछे था, ने मोड़ का पूरा फायदा उठाया था, ओलिवर क्रिस्टेंसन को पछाड़ दिया और अब आर्यन के साथ साथ था। ट्रैक एक दाहिने हाथ के मोड़ में बदल गया, जो आर्यन को फायदा देता हुआ लग रहा था। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित, आर्यन ने मोड़ के लिए तैयारी की। फिर भी डेरस्टेपेन उम्मीद से ज्यादा भयंकर साबित हुआ। उसकी बाहरी ट्रैजेक्टरी दानी वाल्डिंग के रिय के साथ पूरी तरह से पंक्तिबद्ध थी। उसकी नाक आर्यन की लाइन के खतरनाक रूप से करीब आ रही थी। आर्यन की आंखें उसके सिस्टम के डिस्प्ले पर गईं, तुरंत डेटा को संसाधित करते हुए। वह वही करने की कोशिश कर रहा है जो कबीर ने ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ किया था, आर्यन ने सोचा, डेरस्टेपेन के चेसिस में सूक्ष्म बदलाव को देखते हुए। एक्स ट्रैजेक्टरी स्पष्ट थी। मिलीसेकंड के भीतर आर्यन या तो P7 पर गिर जाएगा, या टायर क्लिप के परिणामों का सामना करेगा, या कुछ और बुरा। वह किसी भी विकल्प का जोखिम नहीं उठा सकता था। डेरस्टेपेन को गुजरने देने के लिए धीमा करने से उसकी गति खत्म हो जाएगी, और क्रिस्टेंसन बहुत पीछे नहीं था। जिद्दी और पीछे खोने को तैयार नहीं, आर्यन ने एक पल में निर्णय लिया। वह ट्रैक से हटकर घास में चला गया, ठीक उसी समय जब डेरस्टेपेन की नाक उसकी नजरों में आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और आर्यन वर्मा ट्रैक से बाहर है। लेकिन रुको, वह सेकंडों में वापस आ गया है। आर्यन के टायर लड़खड़ा गए जब वे असमान घास पर फटे। भीड़, जय जयकार और हॉर्नफेने के मिश्रण में फट पड़ी जब वह ट्रैक पर फिर से शामिल हो गया। उसके अपरंपरागत पैंतरेबाजी ने वाल्डिंग के नीले डलारा से आगे काट दिया। P5 आधिकारिक तौर पर उसका था। वाल्डिंग, जिसे ओवरटेक करना निराशाजनक रूप से कठिन था, अब उसके पीछे था। लेकिन स्टैंड से दहाड़ सिर्फ आर्यन के मूव की बोल्डनेस के लिए नहीं थी, यह इसकी अवैधता के लिए थी। स्टीवर्ड्स ने तुरंत कार्रवाई की, उस पैंतरेबाजी की समीक्षा का संकेत दिया जो अभी अभी सामने आई थी। 37.5%। तारांकन आर्यन, तुम्हें ट्रैक से बाहर जाने और एक फायदा हासिल करने के लिए 5 सेकंड की पेनल्टी मिली है। हमें तुम्हारे अगले पिट स्टॉप पर उसे पूरा करना होगा। तारांकन आर्यन ने अपने मुंह में अपनी जीभ घुमाई। वह मोरित्स की आवाज के रेडियो के माध्यम से गूंजने की उम्मीद कर रहा था, और ऐसा ही हुआ। 5 सेकंड, उसने बुदबुदाया, उसका लहजा आधा उपेक्षापूर्ण था। गहराई में उसे कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। डेरस्टेपेन ने गंदा खेला था, और आर्यन ने वह किया था जो उसने एक संपर्क को रोकने के लिए किया था जो डेरस्ट के पक्ष में समाप्त होता। लेकिन 5 सेकंड कोई छोटी सजा नहीं थी। इसका मतलब P5 पर बने रहने या लीडरबोर्ड पर नीचे फिसलने के बीच का अंतर हो सकता था। इस विचार ने उसे आह भरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर उसके सिस्टम ने एक अलर्ट के साथ हस्तक्षेप किया जब वह गीले ट्रैक से गुजरा। आर्यन का मुंह एक भौं में झुक गया। तुम मुझे कुछ और गतिशील और दुर्लभ दे सकते थे। मुझे पता है कि विशेष जागरूकता क्या है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे हर रेस में निष्पादित करता हूं, आर्यन ने कहा। ओह, अब जब तुम इसे इस तरह से रखते हो, तो यह अच्छा लगता है।
तारांकन बॉक्स, आर्यन, चलो उस पेनल्टी को पूरा करते हैं। तारांकन 16वें लैप पर अवैध रूप से P5 पर बने रहते हुए आर्यन ने कुशलता से ट्रैक के किनारे पर चला गया, पिट लेन की ओर बढ़ते हुए। तारांकन स्थिरता से ग्लाइड करो। तारांकन पिट क्रू तैयार था। वह एक सटीक ठहराव पर रुका जब मैकॉले ने अपना हाथ उठाया, पेनल्टी काउंटडाउन का संकेत देते हुए। हालांकि यह 5 सेकंड था, आर्यन को यह एक अनंत काल जैसा लगा। उसने भौहें चढ़ाई जब दानी वाल्डिंग ने P5 वापस ले लिया जब वह पिट बॉक्स में इंतजार कर रहा था। जिस क्षण 5 सेकंड का टाइमर 0 पर पहुंचा, ट्रैम्पोस का पिट क्रू हरकत में आ गया। टायर एक पल में बदल दिए गए और वह टीम की हल्की बातचीत सुन सकता था जब वे कार को समायोजित कर रहे थे। तारांकन तुम क्लियर हो। तारांकन आर्यन पिट बॉक्स से बाहर निकला और पिट लेन में तेजी से भागा, ठीक उसी समय जब डेरस्टेपेन उसी निकास बिंदु की ओर बढ़ रहा था। उसके कॉकपिट के बाहर की दुनिया रंग की धारियों में धुंधली हो गई जब उसने आगे के ट्रैक पर ध्यान केंद्रित किया। तारांकन वहां जाओ, आर्यन। तारांकन आर्यन डेरस्टेपेन की नाक से ठीक पहले सीधे रास्ते में वापस फिसल गया, एक टकराव से बाल बाल बचते हुए जब डेरस्टेपेन ने सही करने के लिए स्वर्व किया। दोनों ने ट्रैक्शन हासिल करने के लिए संघर्ष किया। उनके इंजन के शांत होने से पहले टायर चीख रहे थे। तारांकन अच्छी टाइमिंग। तारांकन तुम बस मेरा बीपी बढ़ाना जानते हो, आर्यन ने निराश होकर कहा जब वह मोड़ों में दाखिल हुआ। उम्मीद कर रहा था कि डेरस्टेपेन इतना करीब आ जाए कि वह उसकी कॉर्नर चॉपिंग खा सके।